सो हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पावर आईएएस। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और हमने स्टैंडर्ड 6 का हिस्ट्री और पॉलिटी कवर अप कर लिया हुआ है। आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिस्ट्री कवर अप करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर, ये एनसीईआरटी सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे होते हैं या फिर बहुत माइन्यूट लेवल पे जाकर के फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे होते हैं, जो कि हम बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ करके या फिर मार्केट में अवेलेबल कंटेंट को पढ़ करके डेवलप नहीं कर पाते। इन दैट वेरी पर्टिकुलर केस उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी सीरीज। ये सीरीज हर वो एस्पिरेंट जो स्टार्ट कर रहा है प्लस हर वो एस्पिरेंट जो अपनी प्रिपरेशन में कहीं स्टक कर रहा है, जिसका प्रीलिम्स बार बार नहीं हो पा रहा है या फिर मेंस में उसके आंसर राइटिंग स्किल नहीं डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू, जिस तरीके से यूपीएससी के अलावा पीसीएस के एग्जाम्स के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, राइट। तो आज हमने स्टार्ट करना है एंशिएंट मिडिवल इंडिया स्टैंडर्ड 7 का, और हमने ऑलरेडी एंशिएंट स्टैंडर्ड 6 का कवर अप कर लिया हुआ है। ये जो लेक्चर होगा दिस विल बी बाइलिंगुअल, हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर अप कर रहे होंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे, देन आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू कि वो पुराने लेक्चर्स को आप देख लो। 1.5x में बहुत जल्दी रैप अप हो जाएगा, और उससे एक प्लस पॉइंट क्या होगा ना कि आप अगर बुक रीडिंग करोगे तो बुक्स जल्दी जल्दी आप रीड कर पाओगे, राइट। बाकी जो भी लोग हमारे साथ अभी एसोसिएटेड है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने अपने नोट्स निकाल लें और जो भी मैं बैच में बता रहा हूँ उसको हैंड टू हैंड लिखते चले, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिडिवल इंडिया, दैट इज ऑफ स्टैंडर्ड 7। एंड इसका जो पीपीटी है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पावर आईएएस पे ले सकते हैं, मैं इसका पीपीटी अपने ग्रुप में डाल दूंगा। बट देयर इज अ रिक्वेस्ट, इसको रट्टा मारना मत स्टार्ट कर देना, अपने रेफरेंस के लिए रखना। मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जो भी यहाँ पे देख करके जा रहे हो, इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक से जाकर के रीड करके ना खुद से नोट्स जरूर बनाना, बिकॉज जो नोट्स आप बनाओगे ना वो आपको एग्जाम में मदद करेगा। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। इस तरीके का स्टडी मटेरियल आई डोंट नो कितने कोचिंग्स और इस तरीके के कितने यूट्यूब चैनल से पढ़ा हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको रेफरेंस के लिए देख सकते हो, बट प्लीज रीड दी स्टार्टिंग बुक जो एनसीईआरटी की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो दिस इज स्टैंडर्ड 7 एंशिएंट मिडिवल इंडिया हिस्ट्री की, और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। मतलब क्या है कि हजारों साल में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिले। अब 1000 साल की क्या बात है, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ, एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ रहे थे क्या कि जैसे स्टोन एज स्टार्ट हो रहा है, राइट। स्टोन एज जो स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर के हर्षा तक, ये पूरा का पूरा पार्ट याद है आपको, मैंने आपको एंशिएंट में कवर कराया था। अब जब मिडिवल की हम बात करते हैं ना, तो अराउंड 700 एडी से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 1700 एडी तक, ये 1000 साल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 700 से 1700 जा रहा हूं, इट मींस दैट कि मैं 700 इज लाइक अर्ली मिडिवल, मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई है, अर्ली मिडिवल का पार्ट है। और 1700 इज लाइक अर्ली मॉडर्न, ये पूरा का पूरा 1000 साल कहीं ना कहीं आपके मिडिवल इंडिया में दिखने को मिलेगा। अब पता है इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि हमने जो एंशिएंट में अभी तक पढ़ा था, तो उसमें हमने स्टोरी को एक कॉन्टिनम में देखा कि किस तरीके से स्टोन एज स्टार्ट हो रहा है, फिर वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर उस वहां से आर्यंस आ रहे हैं, वैदिक एज आ रहा है, फिर जनपद, महाजनपद, मगधा, फिर गुप्ता, हर्षा, इस तरीके से हमने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी कवर की है। ये चैप्टर्स में आपको ये पता चलेगा कि जिस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व कर रही थी एंशिएंट इंडिया में, अभी ना मिडिवल में सोसाइटी एकदम अलग हो चुकी है। किस तरीके से अलग होगी मैं उसको अभी कवर अप कराऊंगा आपको बैचेस में। सबसे पहले आप ये देख लो, इसमें हमें पढ़ना क्या है, अलग अलग तरीके के हम टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे होंगे। जिस तरीके कैसी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे होंगे कि फॉरेनर्स का क्या मतलब होता है, राइट, कम्युनिटी किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, फॉरेनर्स जो हमारे देश में आ रहे हैं अब वो किस तरीके से डिफरेंट है उन फॉरेनर्स से जो एंशिएंट इंडिया में आ रहे होंगे। याद है आपको मैंने पढ़ाया था फाहिन के बारे में, हिनसांग के बारे में। फाहिन और हिनसांग कब आए थे, हिनसांग हर्षा के टाइम में आए थे, फाहिन गुप्ताज में आए थे। एंड आई थिंक यू ऑल गाइज रिमेंबर, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि अगर आपको हिनसांग याद करना है तो एस से हिनसांग और एस से हर्षा। तो हिनसांग हर्षा में तो एक जो बचा फाहिन, वो किस में आएगा, वो गुप्ता में आएगा। एंड टू बी प्रिसाइज गुप्ता में कहां पे, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैड कवर्ड द एंशिएंट एंड वी हैव स्टार्टेड द मिडिवल। देखो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जैसा मैंने इस टॉपिक को आपको एंशिएंट में भी कवर कराया हुआ है कि जब हिस्ट्री चल रहा था ना, इतिहास, उस वक्त ना आप थे ना उस वक्त हम थे। तो हम हिस्ट्री को फिर पढ़ेंगे कैसे, तो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं कुछ चीजों के माध्यम से, राइट, कुछ सोर्सेज से। वो सोर्सेज कैसे होते हैं, तो या तो रिटन रिकॉर्ड्स होंगे, या फिर कुछ मटेरियल्स जो आपको जमीन के अंदर से मिले, या फिर ओरल ट्रेडिशंस, किसी के मुंह से आपने कहानी सुन लिया। अब ये जो डायमेंशन मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में मेंस ओरिएंटेड डायमेंशन है। मेंस के आंसर में आप इसको कोट कर सकते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस किसी का भी मेंस है, आप हिस्ट्री के आंसर्स में या फिर सपोजिटली अगर आप ऐसे में ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। याद करो रिटर्न रिकॉर्ड्स में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो पेपर पे लिखी गई हो, पत्तों पे लिखी गई हो, यू नो, पेड़ों पे लिखी गई हो,
या फिर पत्थरों पे लिखी गई हो, तो पत्थर पे जो लिखा गया है वो इंस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर आप पेपर पे लिख रहे हैं या फिर आप पत्तों पे लिख रहे हैं, इसको क्या बोलोगे? मैन्युस्क्रिप्ट कहोगे। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया या फिर क्रॉनिकल्स हो गया या फिर इंस्क्रिप्शंस हो गया, ये जितने भी आप रिटन रिकॉर्ड्स देख रहे हो, इन सब के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। क्या प्रॉब्लम है? कि जो रिटन रिकॉर्ड्स है, स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट जैसे, ये पेरिशेबल है, ये समय के साथ में खत्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, पेरिशेबल है ये। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ में कॉइन्स को देखो, आर्टिफैक्ट्स को देखो, आर्किटेक्चर को देखो, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी ना कंपैरिजन टू दीज रिटन रिकॉर्ड्स ज्यादा होती है। मतलब क्या है? सपोज करो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहीं पे खुदाई किया और वहां से उन्होंने ना कॉइन्स निकाला, राइट? उस कॉइन्स के ऊपर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, उसको पैरिश होने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसको खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा कंपैरिजन टू किसी इतिहासकार ने कोई किताब लिखी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी है इंडिका, जो हमने एंशियंट में पढ़ा था। तो इंडिका के बारे में कहते हैं कि अभी उसके कोई सोर्सेस नहीं बचे हैं, सब कुछ पैरिश हो गए। हमारे पास में सेकंड हैंड सोर्सेस है, मतलब किसने इंडिका पढ़ा था और उसको पढ़ के किसी किताब में लिखा आज से हजारों साल पहले, तो उस इंसान की किताब हमारे पास में है, लेकिन इंडिका नहीं है। क्यों? वो किताब खत्म हो गई, पैरिश हो गई। लेकिन आपको उस टाइम के, मौर्य के टाइम पे, अभी भी पैलेसेस के आर्किटेक्चर, लकड़ियां, ऐसी बहुत सारी चीजें जमीन से निकल के देखने को मिलेंगी, पोर्ट्स देखने को मिलेगा, बरियल्स देखने को मिलेगा। तो हो क्या रहा है कि जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनकी ना ड्यूरेबिलिटी कम होती है, ये जल्दी पेरिश हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं हम एक्सकेवेशन से निकली हुई चीज हो गए, मटेरियल एविडेंस हो गए, इनकी पेरिश जो ड्यूरेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबे समय तक ये टिकते हैं, ये जल्दी खत्म नहीं होते। तो इस तरीके के शार्प डिफरेंसेस आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपर। तो ये हमारे कुछ सोर्सेस हैं जिससे हम हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने इस सोर्सेस से हिस्ट्री को एंशियंट में पढ़ा, तो सिमिलर सोर्सेस से हम मेडिवल में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिला वो क्या है? न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। कुछ नए नए ना समाज में सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स उभरने लग गए। कैसे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स? तो देखो, राजपूत, मराठा, सिख। अब ये न्यू क्यों है? आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आज के टाइम पे आपको राजपूत देखने को मिल जाएंगे, आज के टाइम पे भी, राइट? मराठास भी मिल जाएंगे, सिख भी मिल जाएंगे। ये जो आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे, क्या ये एंशियंट इंडिया में थे? तो ये एंशियंट इंडिया में नहीं थे। क्यों? क्योंकि याद करो, एंशियंट इंडिया में आपको क्या बताया था? वर्ना सिस्टम बताया था, जिससे मैंने क्या बोला था आपको कि वर्ण व्यवस्था में 4 तरीके की क्लासिफिकेशन थी। सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के बाद कौन थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय के बाद कौन थे? वैश्य। और उसके बाद से शूद्र। क्या डिफरेंस था? जो सबसे पढ़ा लिखा इंसान है वो कौन होगा? ब्राह्मण होगा, द मोस्ट एजुकेटेड इन द फैमिली, राइट? क्षत्रिय कौन? जो प्रोटेक्ट करे अपने एम्पायर को, जो रूलर हो, जो लड़ाई करे, दूसरे से अपने लोगों को बचाए, वो क्षत्रिय। वैश्य कौन? जो बिजनेस में रहे, जिसको हमेशा दिमाग में चले कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरे को प्रॉफिट हो जाए। आज के टाइम पे भी आप देखोगे ऐसी सोसाइटी में लोग हैं, राइट? दे आर दी वैश्यास। एंड शूद्रा मतलब जो आम इंसान है, जो एग्रीकल्चर में लगे हुए, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में लगे हैं, दे आर द शूद्रास। तो याद है हमने इस तरीके से वर्णा सिस्टम पढ़ा था। कब? एंशियंट में। क्या हमने एंशियंट में ऐसा पढ़ा था कि राजपूत थे, मराठा थे, सिख थे? ये तो नहीं पढ़ा हमने। इनफैक्ट ये आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, और ये हम मेडिवल इंडिया में भी देखेंगे, ये मॉडर्न इंडिया में भी देखेंगे। लेकिन एंशियंट में तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि राजपूत है, सिख है, मराठा से। तो ये जो सोसाइटी में ट्रांजिशन हुआ है, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जो 4 वर्ण थी, और वहां से इस तरीके की जो कास्ट सिस्टम की शुरुआत हो रही है, ये एक्चुअली में कहाँ देखी गई है? तो ये देखी गई है अर्ली मेडिवल में, मध्यकालीन भारत के शुरुआत में। जो वर्ण व्यवस्था था, अब वो कास्ट सिस्टम के साथ में ओवरलैप करने लग गया और नया नया कास्ट बनना स्टार्ट हो गया। तब ये क्वेश्चन आता है कि सर फिर कास्ट सिस्टम क्या है, वर्णा सिस्टम क्या है? तो एंशियंट इंडिया में तो हमने वर्णा सिस्टम पढ़ा था सबसे पहले ऋग्वेद के टाइम में, या फिर लिटर वैदिक में। आपको याद होगा कि ये जो वर्णा सिस्टम थे वैदिक एज में कैसे हो रहा था? डिपेंडिंग अपॉन योर ऑक्यूपेशन। आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप ब्राह्मण है। आपको जिमिंग करना है, प्रोटेक्ट करना है, वैरियर्स का काम करना है, तो आप शूद्र हैं। बिजनेस करना है तो आप वैश्य हैं। तो इस तरीके से आप जो काम कर रहे थे उस हिसाब से आपको क्या मिल रहा था? वर्णा मिल रहा था। दिस इज क्लियर। लेकिन बाद में इंप्यूरिटीज आना स्टार्ट हो गई। फिर ये वर्णा ऑक्यूपेशन के हिसाब से मिलने लगा या फिर जन्म के हिसाब से? किस हिसाब से मिला? ऑब्वियस सी बात है, जन्म के हिसाब से। स्टार्टिंग में आपके काम के हिसाब से आपका वर्णा सिस्टम डिफाइन हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इंप्यूरिटीज आ गई, तो जो काम के हिसाब से डिसाइड हो रहा था, वो अब किस हिसाब से डिसाइड हो रहा था? आपके जन्म के हिसाब से। मतलब अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, तो भले आपकी हरकतें शूद्र वाली है, आप ब्राह्मण ही कहलाओगे। इट इज क्लियर। तो ये जो ट्रांजिशन हमने देखा, ये वर्णा सिस्टम में इंप्यूरिटीज आने लग गई। लेकिन फिर भी ये पूरा पूरा एंशिएंट इंडिया हमारा इसी बेसिस पे चला है। जैसे हम मेडिवल में आते हैं तो हमें नया ग्रुप दिखने लगता है, राजपूत दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, मराठा दिखने लगते हैं, सिख दिखने लगते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो एक्चुअली में इसका रीजन क्या है ना, कि जितने भी
वर्णास थे। याद करो मैंने आपको एंशिएंट में बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोकल ट्राइब्स थी जो अपने आप को ब्राह्मणाइज करने लग गई थी। फॉर एग्जांपल सतवाहना, सतवाहना वहां के डेक्कन पे एक लोकल सी ट्राइब थी, और वो जब एक एरिया को कमांड कर लेती है और वहां पे राजा बन जाते हैं सतवाहनास, उनका राज्य शुरू हो जाता है, राइट, तो वो अपने आप को ब्राह्मण डिक्लेयर कर लेते हैं। इस वर्णा सिस्टम में अपने आप को टॉप में डिक्लेयर कर लेते हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, बिकॉज अब मैं राजा बन गया हूँ, एंड आई विल बी द ब्राह्मण, आई विल बी द सुपीरियर इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्राइब्स इस वर्णा सिस्टम में जुड़ रही है, मतलब अलग अलग ट्राइब्स आ रहे हैं और इस वर्णा सिस्टम में अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण बन जा रहा है, कोई क्षत्रिय बन जा रहा है, अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वर्णा सिस्टम में अपने आप को वो एडजस्ट कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, नए नए ट्राइब्स जो वर्णा सिस्टम में आना स्टार्ट किए, वहां से एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड कास्ट। कास्ट सिस्टम वाज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क दैट यू डू। हो सकता है कि आप एक आयरन स्मिल्टर हो, आप आयरन पिघलाते हो, आपका लोहे का काम हो, लोहार हो, और आपने वर्णा सिस्टम को ज्वाइन किया, तो लोहे के काम के हिसाब से आपने अपना एक कास्ट बना लिया, राइट। आप शेफर्ड हो, भेड़ बकरी को चराते हो, उस हिसाब से आप वर्णा सिस्टम को ज्वाइन कर अपने अपना एक क्लैन, एक कास्ट बना लिया। मतलब जो नए नए ट्राइब्स वर्ण सिस्टम को ज्वाइन करने लग गए, वहां से नए नए क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हो गया, राइट। इवन इन फ्यूचर जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स जो थे मॉडर्न इंडिया के टाइम में, उनको ना बहुत कंफ्यूजन हो गया था, वो कास्ट में और वर्णा सिस्टम बहुत कंफ्यूज हो गया, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कास्ट क्या है, वर्ण क्या है। तो बहुत सारा उन्होंने जो सेंसस कराया है मॉडर्न इंडिया में, राइट, तो वहां पे आप देखोगे कास्ट सेंसस में जब वो SC ST लोगों को डिक्लेयर कर रहे हैं या OBC डिक्लेयर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स अपने टाइम में 1800 के आसपास में, तो वहां पे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको हम किस सेक्शन के अंदर डालें, क्योंकि किसी का वर्ण कुछ और है, किसी का कास्ट कुछ और है। आज आप ब्राह्मण्स के अंदर में देखो तो बहुत सारे आपको कास्ट दिखेंगे ब्राह्मण्स के अंदर में, क्या जैसे मिश्रा, शर्मा, राइट, तिवारी, पांडे, ऐसे टाइटल्स आपको दिखते हैं, राइट। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो नए नए ऑक्यूपेशंस के साथ में लोग इस कास्ट सिस्टम में ब्राह्मणिज्म में एंटर किए, उन्होंने अपना अपना कास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, इट इज क्लियर, और वहां से एक कास्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से एक डिवीजन हमें देखने को मिला है मिडिवल इंडिया की शुरुआत में, और वहां से हमें राजपूत, मराठा और सिख ऐसे टाइटल्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जिस तरीके से एंशिएंट इंडिया चल रहा था, राइट, उस एंशिएंट इंडिया में जब नए नए ग्रुप्स मेन स्ट्रीम में ऐड होना स्टार्ट हो गया, तो चीजों का रूप बदल गया, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई, और एक नया सिस्टम स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड कास्ट सिस्टम। दिस इज आई थिंक वेरी वेरी क्लियर हियर। इसी चीज को आपके एनसीईआरटी में बताने की कोशिश की है। रीजनल इंपायर्स, उन्होंने ये भी बताया कि जो रीजनल इंपायर्स है ना, मास लेवल पे एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गए थे। कैसे एक्सपेंड होने लग गए, जैसे सपोज करो आपने देखा हुआ दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली में आए, उनका नाम क्या है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली को रूल किया। लेकिन दिल्ली को रूल करते करते उनको देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे वो साउथ इंडिया तक चले गए। मतलब एक रीजनल रूल, एक छोटे से स्तर पे, एक छोटे से जगह पे शुरू किया गया राज्य, वो आज देश के साउथ इंडिया तक जा चुका है। तो हमने इस तरीके से देखा है कि मिडिवल इंडिया में ना बहुत सारे रीजनल रूलर्स मास लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हैं, और हिस्ट्री चेंज होती जा रही है। ऐसे ही बहुत सारे रिलीजन हमें देखने को मिलेगा। हमने एंशिएंट में क्या देखा था, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, ब्राह्मणिज्म, ये सब हमने एंशिएंट में देखा था, हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। लेकिन जैसे मिडिवल में आएंगे, यहाँ पे हम मुस्लिम रिलीजन का एंट्री देखेंगे, राइट, यहाँ पे हम पारसीज को देखेंगे, अलग अलग ऐसे रिलीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, राइट। तो पूरा का पूरा इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वो बदलना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाट इज गिवन इन दी एनसीईआरटीज। देखो ये जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन को एड्रेस करना है कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, तो आप यहाँ से पॉइंट उठा सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन को एड्रेस करना है हिस्ट्री से रिलेटेड, राइट, कि हिस्ट्री को आप इंटरप्रेट किस तरीके से कर रहे हो, थोड़ी सी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है, तो वहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप हिस्ट्री को कैसे पढ़ रहे हो, तो मैन्युस्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो रिटन इंस्क्रिप्शन के अंदर में, या फिर आप आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस डाल सकते हो, ओरल स्टोरीज डाल सकते हो, जो हमने भी कवर किया। तो इस टाइप के मेंस के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज थिंकिंग अबाउट टाइम पीरियड एंड द हिस्ट्री। देखो यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने क्या बताया है, द इंपॉर्टेंस ऑफ periodization in history is highlighted. This involve categorizing history into distinct period for better understanding. मतलब क्या किया उन्होंने कि पूरी हिस्ट्री को ना अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसान हो। फॉर एग्जांपल दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत में जो जो रूलर्स आए हैं, राइट, उनकी जो जेनियोलॉजी रही है, जो क्रोनोलॉजी रही है, जिस तरीके से वो एक दूसरे के आगे रूल करते जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ोगे। मुगल्स, अब मुगल में जो जो रूलर्स आए हैं उनकी जो भी क्रोनोलॉजी रही है, आप पूरा का पूरा एक अलग टाइम फ्रेम में पढ़ोगे, राइट। भक्ति मोमेंट या फिर सूफी मोमेंट, अब पूरा का पूरा आप एक अलग टाइम क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पूरी की पूरी मिडिवल इंडिया को, चूंकि 1000 साल के आसपास की हिस्ट्री है, अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होती जाए।
इट इज क्लियर एंड दैट इज व्हाट वाज गिवन इन द चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा? तो चैप्टर 1 में हमने बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग देखी पूरी की पूरी मेडिवल इंडिया का। हमने ये देखा कि किस तरीके से सोसाइटी जो है, समाज जो है वो इवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से वर्णा सिस्टम आखिरकार में ट्रांसफर हो रहा है और कास्ट सिस्टम नए नए शुरू हो रहे हैं, किस तरीके से नए नए रिलीजन्स इंटर कर रहे हैं इंडिया में, राइट? किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारे भारत की बदल रही है, हम हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये सब हमने किसमें देखा? चैप्टर 1 में। कौन कौन से सोर्सेस से हमने हिस्ट्री को पढ़ते हुए देखा? तो एक वो जो आप एक्सकेवेशंस के थ्रू देखते हो, जो जमीन से निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शंस हो गए, या फिर सपोज करो पोट्रीज निकल रहे हैं, या फिर रिटन रिकॉर्ड जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, राइट? या फिर ओरल स्टोरीज। ओरल स्टोरीज के साथ एक सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है? कि वो ना ओवर एग्जैजरेटेड होती है, मतलब बहुत सारी चीज उसमें ना बढ़ा चढ़ा के लिखी गई होती है, जिसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट में भी आपको बहुत सारी एग्जैजरेशन दिखेंगी, मतलब बाणभट्ट ने अपने राजा के बारे में लिखा, कल्हाना के बारे में, तो बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया उसके बारे में, राइट? सपोज करो अगर मेघसनीस ने इंडिका लिखा हुआ है, तो उसने ना बहुत कुछ लिख दिया है जो उस वक्त नहीं पाया गया। लिख दिया कि 5000 से ज्यादा हाथियां मिली मौर्य साम्राज्य में होती थी उस वक्त। नेचुरली हिस्ट्री में देखा गया कि इतनी हाथियां होना पॉसिबल नहीं है, तो ये एग्जैजरेशन है, उसको महान दिखाने के लिए लिख दिया गया हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने गुप्ता में, समुद्र गुप्त में देखा कि हरिसेना उनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा है, तो उसमें ना बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि राजाओं के राजा, महाराजा, मतलब इनसे बड़े तो कोई पैदा ही नहीं हुए, सूरवीर। तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है ना, इनमें भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज या फिर फेक चीजें या फिर एग्जैजरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी गई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे एक्यूरेट कहाँ मिलता है? जो आप जमीन से एक्सकेवेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पॉट्स, कोई घड़ा आपने एक्सकेवेट किया, कोई सिक्का आपको मिला, अब आप सिक्के के ऊपर में कार्बन 14 डेटिंग करोगे तो आपको जो टाइम फ्रेम मिलेगा वो एक्चुअली में डिफ्लेक्ट करेगा कि उस समाज में क्या चल रहा था। आर यू गेटिंग दैट? तो रिटर्न रिकॉर्ड से ज्यादा आपको भरोसा आर्कियोलॉजिकल चीजों पे करना चाहिए, राइट? और हिस्टोरियोग्राफी में ये देखा जाता है कि जमीन से जो चीजें निकल रही हैं और जो रिटर्न रिकॉर्ड से, ये दोनों मैच कर रही है कि नहीं। अगर ये मैच कर रही है मतलब हिस्ट्री सही है। अगर कुछ और लिखा गया है और जमीन से उस टाइम पे कुछ और ही मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गलत है। तो ज्यादातर टाइम जो लिखा गया है ना वो गलत पाया गया है, राइट? तो इस तरीके से हमने चैप्टर 1 को कवर अप किया। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 2, राइट, दैट इज न्यू किंग एंड किंगडम। नए नए राजा कौन बने और नए नए साम्राज्य कौन बने। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि हिस्ट्री बहुत लेंदी है, एनसीईआरटीज में बहुत डेप्थ में नहीं कवर किया, सुपरफिशियल लेवल पे कवर किया है। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं लेके जाऊंगा आपको, जितना कवर किया गया उससे थोड़ा सा अंदर लेकर के जाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू कवर द एंटायर एनसीईआरटी। ये जो 7th क्लास का हम पढ़ रहे हैं, बाद में जब आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसमें मेडिवल इंडिया जिसमें विपिन चंद्रा है, सॉरी सतीश चंद्रा है, सतीश चंद्रा में डेप्थ में ऑलरेडी कवर करेंगे इसको। लेकिन यहाँ पढ़ने का रीजन ये है ना कि आपको राजपूत रूलर्स के बारे में पता हो, चौहान्स के बारे में पता हो, तराइन की युद्ध, बैटल ऑफ तराइन के बारे में पता हो, थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में पता हो, मतलब एक आइडिया बन जाए कि किस तरीके से चीजें हिस्ट्री में कंस्ट्रक्ट की गई है। तो मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे और बहुत सुपरफिशियल ऊपर ऊपर भी नहीं कवर करेंगे, हम एक डिसेंट लेवल पे कवर करेंगे। तो हो सकता है कि 7th क्लास की हिस्ट्री कवर करने में हमें 3 लेक्चर्स लगे, राइट? दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड हम कोशिश करेंगे कि हम 45 मिनट्स के अंदर में इसको रैप अप करें, ताकि पूरी हिस्ट्री आप 2-2.5 घंटे में देख सकते हो। अगर आप 2x पे देखो तो 1-1.5 घंटे में देख सकते हो वीडियो। इसके बाद में अगर आप बुक रीडिंग करोगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल हैव वेरी स्मूथनेस, बहुत जल्दी आप बुक खत्म करोगे और उसके बाद से क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट क्वेश्चन इन अ वेरी डिसेंट मैनर, राइट? चलो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसका नाम है न्यू किंग्स एंड न्यू किंगडम्स, नए नए राज्य और नए नए साम्राज्य। कौन नए नए राजा बने, कौन नए नए साम्राज्य बने, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा हुआ है कि हिस्ट्री में चूंकि 7th से लेकर के 12th सेंचुरी, ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। इस टाइम पे ना एक सामंतास, सामंतास हमें एक वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सामंतास कौन थे? तो अगर कोई बहुत बड़ा सा रूलर है, राइट, उस रूलर ने अपने एरिया में छोटे छोटे गवर्नर बना दिए और ये कह दिया कि ये गवर्नर ना ये पूरा थोड़ा सा एरिया देखेगा और इस एरिया से जो भी टैक्स आएगा, पैसा आएगा, वो मेरे पास ला करके भेजेगा। तो वो जो छोटा गवर्नर बनाया गया, जो लोकल रूलर, क्षेत्रीय राजा अपॉइंट किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सामंतास। नाउ दैट अगर आपसे प्रीलिम से पूछ दिया जाए कि सामंतास इन मेडिवल इंडिया मींस टैक्सेशन सिस्टम, लोकल रूलर, एंशिएंट पॉट और फिर मेडिवल पॉट, या फिर अ काइंड ऑफ कमोडिटी फाउंड इन द साउथ इंडिया, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, प्रोविंशियल गवर्नर, क्षेत्रीय राजा, जो छोटे स्तर पे उस चीज का देखभाल करे और उसका कारभार संभाल करके जो मेन रूलर है वहां तक पहुंचा सके, उसको क्या बोलेंगे? सामंतास बोलेंगे। अब क्या लिखा हुआ है? दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट for their king's overlord, be present at the court and provide them with the military support। एग्जैक्टली वही, मतलब सामंता से ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि आप राजा के सामने भेंट लेकर के आते रहे, उनको टैक्स पहुंचाते रहे, यहाँ तक कि जब राजा युद्ध करने जाए
और उसको मिलिट्री की जरूरत पड़े तो सामंताज मिलिट्री सपोर्ट भी दे, राइट। ये सामंताज का काम है, जो कौन, सबऑर्डिनेट रूलर से, जो क्षेत्रीय स्तर पर राजा बनाए जा रहे हैं। अब इससे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और क्लियर करता हूं। देखो एंशिएंट इंडिया में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे ना एक रूलर होता है, राइट, एक राजा, और उस राजा का ना उसके भारत में, मतलब उस एरिया पे, जिस एरिया पे उसका कंट्रोल है ना, वहां पे वो पूरा का पूरा रूल कर रहा है, और वहां पे देयर इज नो वन टू लाइक डिस्टर्ब हिम। सपोज करो अगर वो नॉर्थ इंडिया के किसी क्षेत्र पे राज्य कर रहा है ना, तो नॉर्थ इंडिया वाला पूरा का पूरा एरिया उसके अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में, राइट। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम एंशिएंट से मिडिवल की तरफ जाते हैं ना, तो अब ये राजा क्या करता है, अपने एम्पायर ना छोटे 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 ग्रुप्स बनाने लग जाता है, राइट। अब ये जो ग्रुप्स है ना, इनको बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड। ये फ्यूडल लॉर्ड का काम क्या होता है, फ्यूडल लॉर्ड बना देता है। फ्यूडल लॉर्ड मतलब इस छोटे से एरिया पे मैंने एक इंसान को अपॉइंट कर दिया, राइट। अब ये इंसान इस छोटे से एरिया का टैक्स भी देखेगा, लैंड रेवेन्यू भी देखेगा, राइट, इन सभी चीजों को देखेगा, और जो मेन राजा है जो बीच में बैठा हुआ है ना, उसको वो कर जाकर के चुकाएगा। तो इस तरीके के ना फ्यूडल लॉर्ड्स, छोटे छोटे राजा हम बहुत जगह हिस्ट्रीज में देखते हैं। अब ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा राजा जो बीच में बैठा है ना, ये कोलैप्स करता है, जब ये खत्म हो जाता है, तो इसकी जगह पे फिर राजा कौन बनता है, तो इसकी जगह पे ये जो छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स बने थे ना, जो छोटे स्तर पे, गांव के स्तर पे, जो छोटे छोटे एरियाज को देख रहे थे, टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, मिलिट्री सपोर्ट दे रहे थे, ये बाद में आकर के राजा बनने लग जाते हैं, राइट। तो बहुत बार आप देखोगे कि छोटे छोटे रूलर्स बड़े रूलर्स बने। फॉर एग्जाम्पल मौर्य, जब मौर्य एम्पायर कोलैप्स करता है ना, तो सतवाहना नाम का एक छोटा सा फ्यूडल लॉर्ड था जो डेक्कन वाले एरिया को कंट्रोल करता था। जैसे ही मौर्य एम्पायर खत्म होता है, तो सतवाहनास एक एम्पायर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो सतवाहनास थे कौन, सतवाहनास फ्यूडल लॉर्ड थे, ऐसे ही छोटे लॉर्ड थे मौर्यास के अंदर में। मौर्यास कोलैप्स हुआ, सतवाहना राजा बन गया। तो इस तरीके से सामंतास जो हमने अभी कवर किया, ये भी क्या है, फ्यूडल लॉर्ड्स है। तो जब भी एक बड़ा रूलर कोलैप्स होगा, तो चांसेस है कि इन सामंतास के बीच में लड़ाई हो, और जो पावरफुल हो वो पिक्चर पे आ जाए, वो सेंट्रल में आ जाए, और उसके अंदर में पूरा पूरा एरिया कंट्रोल में आ जाए। इट इज क्लियर एवरीवन। अब अगर हम की डायनेस्टीज की बात करें ना, तो यहाँ पे 3 डायनेस्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायनेस्टी का नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास है, एक है पाला और एक है प्रतिहारा। देखो पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा, ये 3 डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज क्यों है, क्योंकि देखो इंडिया में ना पाला, प्रतिहारा, इसका नाम है गुर्जर प्रतिहारा, राइट, पाला, राष्ट्रकूटास। इन तीनों के बीच में बहुत लंबे समय तक युद्ध होता है, लड़ाई होता है, और इसी लड़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं थ्री पार्टाइट स्ट्रगल। क्या बोलेंगे गाइस, थ्री पार्टाइट स्ट्रगल। अब ये तीनों के बीच में लड़ाई क्यों हो रहा है, तो इन तीनों के बीच में कन्नौज, याद है कन्नौज क्या था, याद करो, एंशिएंट में हमने क्या पढ़ा था, कन्नौज वाज द कैपिटल ड्यूरिंग हर्षा। तो ये जो कन्नौज है ना, कन्नौज किसके कंट्रोल में आएगा, कौन कन्नौज का शासक बनेगा, इस कन्नौज के लिए ये तीनों लड़ रहे थे। अगर मैं लोकेशन बताऊं, तो जो पाला था ये ईस्ट इंडिया में था। ईस्ट इंडिया में प्रिसाइजली कहाँ पे, जैसे आप बिहार है, आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इन एरियाज पे पाला क्षेत्र जो है इनका राज्य होता था। गुर्जर प्रतिहारास, इनका राज्य कहाँ होता था, तो एग्जैक्टली ईस्ट से उल्टा क्या होता है, वेस्ट, राजस्थान, कुछ एरिया पंजाब, इन एरियाज में किसका, प्रतिहारास का राज्य होता था। और राष्ट्रकूटास कहाँ होते हैं, तो डेक्कन वाला एरिया, साउथ इंडिया, यहाँ राष्ट्रकूटा होते थे, राइट। तो इन तीनों के बीच में बहुत लंबे समय तक क्या हुआ है, लड़ाई हुआ है। मतलब ये वाला एरिया आप मान लो पाला का है, ये वाला एरिया है ये प्रतिहारा का है, और वाला एरिया राष्ट्रकूटा का है। मतलब क्या देख रहे हो कि ये जो तीनों आसपास में, दिस इज बी, दिस इज सी, इन तीनों की लड़ाई हो रही है। यहाँ पे एक कन्नौज, यूपी में कन्नौज है, राइट, उस पे ये भी बोल रहा है कि मैं राज्य करूंगा, ये बोल रहा है मैं करूंगा, ये बोल रहा है मैं करूंगा। और अलग अलग टाइम पीरियड में इन्होंने एक दूसरे को हराया भी है, कभी किसी का पावर बढ़ा है, कभी किसी और का बढ़ा है। तो इस तरीके से ये कुछ नए डायनेस्टीज है जिनके बारे में हमें मेडिवल इंडिया की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा कौन थे, तो मैंने आपको बता दिया, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ, ऑरिजिनेटिंग इन दी डेक्कन, डेक्कन वाला रीजन याद है, साउथ इंडिया के ऊपर डेक्कन वाला जो एरिया होता है ना, वो ऐसा एरिया है जो नॉर्थ को और साउथ को, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों को जोड़ता है। सो क्या बोलते हैं हम, डेक्कन। डेक्कन वाले एरिया में लोगों ने राज्य किया। अब ये थे कौन, तो देखो इनिशियली राष्ट्रकूटास वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में एक डायनेस्टी थी, उसका नाम था चालुक्यास, उनके सबऑर्डिनेट थे, कह सकते हो उनके अंदर में फ्यूडल लॉर्ड्स थे,
सामंतास थे, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। और बाद में जब जैसे जैसे चालुक्यास डिक्लाइन होने लग गए, तो चालुक्यास के लास्ट रूलर को डंटी दुर्ग ने, जो कि कौन, राष्ट्रकूटा के फाउंडर है, इन्होंने मार दिया और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की शुरुआत होती है, राइट। यहाँ पे लिखा भी है इन द मिड 8th सेंचुरी डंटी दुर्ग, राष्ट्रकूटा चीफ, राष्ट्रकूटा के चीफ थे, क्या नाम था, डंटी दुर्ग। इन्होंने क्या किया, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, जो चालुक्य के राजा थे उनको इन्होंने हटा दिया और वहां से राष्ट्रकूटा ने अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही हमने कुछ मौर्य के भी टाइम पे देखा था। कैसे, जब मौर्य एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था, तो जो मौर्य के लास्ट रूलर थे, राइट, उनको किसने हरा था, पुष्यमित्र सुंग ने हरा दिया, और वहां से सुंगा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। आगे कवर करेंगे, जब 12th की एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे ना, तो वहां पे ये चीजें आ रही होंगी, राइट। बस मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ किस तरीके से एंशिएंट इंडिया में भी सेम लाइन ऑफ थॉट्स चल रहा है, मेडिवल में भी लोगों का सेम लाइन ऑफ थॉट्स चल रहा है, एक दूसरे को मार के गद्दी पे बैठना, राइट। बट सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, वो इवॉल्व क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको। तो सपोज करो अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में कौन तीन मुख्य डायनेस्टीज थी, तो आपके पास में आंसर है, कौन कौन है, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा कहाँ रूल कर रहे थे, डेक्कन में। पाला कहाँ रूल कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया में, कहाँ, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया में, राइट। प्रतिहारा वेस्ट इंडिया में, कौन सा वेस्ट इंडिया, राजस्थान का एरिया, राइट। इन तीनों के बीच में किस चीज को लेकर लड़ाई हो रहा था, कन्नौज, कि कन्नौज पे राजा कौन बनेगा। कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्नौज हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, एंशिएंट में हर्षा के टाइम पे कन्नौज कैपिटल हुआ करता था, तब से वो पूरा का पूरा एरिया इंपॉर्टेंट है। वहां पे तीन पार्ट स्ट्रगल भी हमने देखा। इट इज क्लियर एवरीवन। तो आई थिंक यहां तक दिक्कत नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्लोरा। आगे मैं आपको बताऊंगा अजंता और इल्लोरा, ये दोनों ना बहुत पुरानी गुफाएं हैं, राइट। ऐसी गुफाएं हैं जिनको काट करके रॉक कट टेम्पल्स भी बनाया गया, उनके अंदर में मंदिर भी बनाए गए, अजंता के अंदर में और इलोरा के अंदर में। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट पहले रह चुके हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, बट स्टिल आई एम गिविंग यू ब्रीफ आइडिया। क्या नाम है इनका, अजंता, और एक का नाम क्या है, इलोरा। रेंज ऑफ माउंटेन्स, वहां पे महाराष्ट्र में दोनों गुफाएं हैं, जो कि कहाँ आती है, वेस्ट अजंता के पास वाघोरा गुफाओं के पास से जाती है, उसका नाम है वाघोरा रिवर। क्यों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 सिविल सर्विसेज में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अजंता के पास से कौन सी नदी जाती है, वाघोरा रिवर दैट फ्लोज थ्रू दी अजंता। क्यों इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि एंशिएंट इंडिया के रॉक कट केव्स है, केव्स जिनको तोड़ तोड़ के, पत्थर को तोड़ करके इनको बनाया गया। और इसमें क्या खास है, तो अजंता में ना आपको बुद्धिस्ट केव दिखेंगे, बस, यस, ये इंपॉर्टेंट है। अजंता में आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी गुफाएं दिखेंगी, बुद्धिस्ट की गुफाएं दिखेंगी। लेकिन अगर आप इल्लोरा की बात करो तो इल्लोरा में ना आपको तीन अलग अलग तरीके की गुफाएं दिखेंगी, बुद्धिस्ट की गुफाएं दिखेंगी, जैन की दिखेंगी, प्लस हिंदुइज्म, ब्राह्मण। इल्लोरा में आपको तीन अलग अलग रिलीजन की गुफाएं दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इल्लोरा केव इज वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर केव्स इन एंशिएंट इंडिया। क्यों, वहां पे बुद्धिस्ट केव्स भी हैं, वहां जैन केव्स भी हैं, वहां हिंदू केव्स भी हैं। अगर मैं हिंदू की बात करूं प्रिसाइजली, तो हिंदू में वहां पे एक टेम्पल है, बहुत पॉपुलर टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है, कैलाशनाथ, शिव का, राइट। आई थिंक केव नंबर 16 नंबर गुफा में है वो मंदिर, कैलाश मंदिर। किसका कैलाश मंदिर है, तो कैलाश मंदिर है शिव भगवान का। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अच्छा ये जो कैलाश मंदिर शिव भगवान का है, ये किसके टाइम पे बनाया गया, किसने बनाया, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम कवर कर रहे थे, राष्ट्रकूटा, याद है राष्ट्रकूटा, बीच में लड़ाई हो रहा है, तो राष्ट्र के टाइम पे एक्चुअली में कहाँ पे, इलोरा का जो आपका हिंदू केव है ये बनने को देखा है हमने, राइट। इस टाइप के केव हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ मैंने इसको कवर भी किया हुआ है कि राष्ट्रकूटास आर नॉन फॉर देयर आर्ट एंड पार्टिकुलरली द रॉक कट टेम्पल्स एट इलोरा। इलोरा में जो रॉक कट टेम्पल्स है ना, वो राष्ट्रकूटा के टाइम पे आपको दिखती हैं, राइट, जो कि आर्किटेक्चर और अपने ब्रिलियंस को दिखा रही हैं। मतलब बहुत पुरानी टेम्पल्स है, स्पेशली इलोरास केव के अंदर में। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि सोसाइटी में अलग अलग टाइप के रूलर्स आ रहे हैं। कौन से तीन रूलर्स है गाइस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटा, तीनों के अंदर में लड़ाई है।
अजंता इलोरा का मैंने पूरा डेप्थ कवर कर दिया कि अजंता इलोरा से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अजंता केव में क्या आपको बुद्धिस्ट, जैन्स और हिंदू तीनों गुफाएं दिखेंगी? नहीं, अजंता केव में सिर्फ हमें एक रिलीजन की गुफा दिखती है, दैट इज बुद्धिज्म। किसमें है जो तीनों दिखेंगी? इलोरा, राइट। महादेव जी की जो कैलाश वाली जो टेम्पल है वो अजंता में, इलोरा में। इलोरा में कौन सा केव? केव नंबर 16, केव नंबर 16। आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दिस पार्ट। ऐसे आप पता है थोड़ा सा रेगुलर होकर के आपने हिस्ट्री को कवर किया ना, ट्रस्ट मी, मैं ना आपकी पूरी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न सारी हिस्ट्री को इस तरीके से कवर कराऊंगा ना, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा रिवाइज करते रहो। एंड जो क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ पावर आइज के चैनल पे, टेलीग्राम पे ना, पार्टिसिपेट करो उसमें जेन्युइन तरीके से। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो देन आई सिंसियरली बिलीव कि आप लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। तो इनके नोट्स बनाओ, लेक्चर्स को देखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो रिजल्ट लेकर के आती है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है। कुछ बच्चे होंगे जो लेक्चर नहीं देखेंगे, सिर्फ आंसर लिखेंगे। कुछ ऐसे होंगे कि जो सिर्फ लेक्चर देखेंगे, आंसर ही नहीं लिखेंगे। अगर कोई ऐसा है ना जो लेक्चर भी देख रहा है, आंसर भी लिख रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट होकर कर रहा है डेली बेसिस पे, तो उसका एग्जाम निकलेगा। दैट स्मॉल थिंग इज समथिंग दैट मैटर्स। वो छोटी सी चीज़ ही बड़ा रिजल्ट लेकर के आती है। बड़े चीज़ के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना होता। दीज स्मॉलर थिंग्स बिग रिजल्ट, राइट। चलो लेट्स नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम हियर। इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है चोला। चोल के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एंशिएंट में बताया था। चोल डायनेस्टी कहाँ पे मिलती है भाई? तमिलनाडु के आसपास में मिलती है, राइट। बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी है, 9th सेंचुरी के आसपास में हम इसको देखते हैं। इनके मिलिट्री कन्क्वेस्ट बहुत पॉपुलर थे, मतलब जिस तरीके से इनकी मिलिट्री एक्सपेंड हो रही है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनके टाइम पे एक्सपेंड हो रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अब इसको डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम स्टैंडर्ड 11th की बुक पढ़ रहे होंगे। वहाँ पे हम विजय आला को पढ़ेंगे। विजय आला कौन? जिन्होंने चोल डायनेस्टी कहीं ना कहीं शुरुआत करते हुए हमें नजर आए, राइट। इसके बाद से कौन है इसमें जिन्होंने बृहद्रथा टेम्पल्स, ऐसे टेम्पल्स बनवाए? तो बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो हम बाद में डेप्थ में थोड़ा कवर करेंगे। अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ना, तो हमें पता चलता है क्या कि ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे इसमें क्या है? किंग्स हेल्ड सुप्रीम पावर। हर जगह हमने लिखा है राजा के पास में सबसे ज़्यादा शक्ति होता है और उसके पास में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी होते हैं। बहुत सारे रीजनल गवर्नर, छोटे स्तर पे वो गवर्नर्स को अपॉइंट कर रहे होते हैं। और अभी मैंने एक टर्म बताया आपको, क्या नाम बताया? सामंता। सामंता कौन है? वो रीजनल रूलर से जिसको अपॉइंट किया जाता है। सो दैट इज व्हाट इज कवर्ड हियर। नाउ कमिंग टू द रेवेन्यू सिस्टम। अगर हम रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एंशिएंट में क्या बताया था मैंने कि जब हमारे टाइम पे वैदिक एज चल रहा था तो उस वक्त रेवेन्यू सिस्टम फिक्स नहीं था। राजा आर्मी मेंटेन नहीं कर रहा था, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। 10 राज्य युद्ध याद करो, बैटल ऑफ 10 किंग्स एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से रिवर के पास में हो रहा है। तो वहाँ पे किसी के पास में फिक्स आर्मी नहीं है। लोग गए, लड़ाई किए, वापस आ गए। फिक्स आर्मी कहाँ से आती है? महाजनपद से। कब? जब एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है, जब लोहे का खोज होता है, बड़े स्तर पे एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है, बड़े स्तर पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो उस बड़े स्तर पे जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, उस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं? बार्टर सिस्टम के थ्रू लोगों को सैलरी दे रहे हैं। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू कलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेंटेन करना है, राजा को एक बहुत बड़ी मिलिट्री आर्मी को मेंटेन करना है। और यहाँ तक तो राजा ने यहाँ पे क्या कर दिया है? यहाँ पे राजा ने समंतास, फ्यूडल लॉर्ड अपॉइंट कर दिया, उसको एक छोटा सा एरिया दे दिया कि यहाँ से आप लैंड रेवेन्यू भी उठाओ, इस जगह से आप सब कुछ उठाओ, राइट। बस हमें चंदा पहुंचाते रहो, भेंट देते रहो और जब भी लड़ाई हुई मिलिट्री पहुंचाओ, पूरा का पूरा एरिया आपके कंट्रोल में। तो इस तरीके से उसने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया मिडिवल में। अब इससे एक टर्म आता है प्रशस्ति। तो होता क्या है प्रशस्ति? तो देखो, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से जो बहुत सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे ना राजा की तारीफ की गई है कि इस राजा ने कुछ ऐसा महान कर दिया, उस राजा ने कुछ वैसा महान कर दिया, राइट। वही एक्चुअली में प्रशस्तीज है। प्रशस्तीज में होता क्या है? तो देवर इंस्क्रिप्शन, ये ऐसे इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है। किस टाइप के अभिलेख हैं? विच आर कंपोज्ड बाय पोएट्स। पोएट्स लिख रहे हैं, क्या काम है? ग्लोरीफाई किंग एंड डॉक्यूमेंट देयर अचीवमेंट। मतलब एक राजा, उसको महान दिखाओ, उसने जो भी किया है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाओ। वो सब क्या है? प्रशस्तीज है। याद है मैंने एक टर्म यूज किया था, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। किसने लिखा हुआ है? हरिसेन के टाइम पे हरिसेन ने लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में, राइट। प्रयाग प्रशस्ति, यही है प्रशस्ति। मतलब राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखना ताकि लोगों को लगे कि राजा बहुत महान है। और जब ग्राउंड रिसर्च होता है तो पता चलता है कि वैसी चीज़ें तो पाई ही नहीं गई जैसे यहाँ पे लिखा गया है। मतलब क्या? ये एग्जैजरेशन है, बहुत बढ़ा के लिखा गया है। इट इज क्लियर, दैट इज कॉल्ड प्रशस्ति। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज प्रशस्ति, तो इट इज अ काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, इट इज अ काइंड ऑफ अभिलेख। प्रशस्ति अभिलेख है जो राजा की तारीफ कर रहा है, उसके अचीवमेंट्स को बता रहा है। इट इज क्लियर। तो इस टाइप के छोटे छोटे टर्म्स में ना क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स के। लैंड ग्रांट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। लैंड ग्रांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए, राइट। ये सब हमने कवर कर लिया। ब्राह्मण्स के बारे में मैंने बता दिया। ब्राह्मण्स को राजा क्या करता था? लैंड दे देता था, जमीन दे देता था और बोलता था क्या कि अब आप ब्राह्मण हैं, आपके अंदर में 100 गांव दे दिया। इस 100 गांव से जो टैक्स आ रहा है ना वो आपके अंदर में।
तो इससे ना एग्रीकल्चर बहुत एक्सपेंड हुआ है। ब्राह्मण्स को बहुत सारी ऐसी ज़मीन दे दी गई जहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, उन जंगलों को कटवा करके खेती शुरू करवा दी। आम इंसान को बोला कि आप आओ वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं फ्यूडल लॉर्ड्स अपॉइंट करने से या फिर लैंड ग्रांट्स, जमीन दान, भूमि दान करने से ना एग्रीकल्चर बढ़ा है। क्योंकि जिसको वो ज़मीन मिली ना, उसके अंदर में एक लालच आ गया कि अगर यहाँ पे मैं खेती कराऊँ तो यहाँ से बहुत सारा हमको क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रिवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो उसने एग्रीकल्चर को बहुत लेवल पे प्रमोट किया। इस तरीके से ब्राह्मण्स ने भी किया, दैट इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। इट इज क्लियर एवरीवन। सेम चीज मिलिट्री लीडर्स के साथ भी किया गया। एक इंपॉर्टेंट क्या है, वारफेयर फॉर वेल्थ। बहुत सिंपल सा है, पैसा चाहिए तो लड़ाई करो। दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुआ, जो जीत गया उसके पास में सारा पैसा। बहुत पहले से चलता आ रहा है, कुछ भी नया नहीं है। दैट इज कॉल्ड वारफेयर फॉर वेल्थ। ओके, वही वारफेयर फॉर वेल्थ मतलब दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुआ, जो जीत गया उसके पास में पैसा। ये मैंने अभी आपको बताया। त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन थे, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास। वहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंचुरीज तक गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला, ये सब क्या कर रहे हैं, फाउट फॉर देयर कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। कन्नौज के लिए तीनों लड़ रहे हैं, और ये जो तीनों लड़ रहे हैं इसको क्या कहा गया है, इसको क्या कहा गया गाइस, इसको बोला गया हुआ है त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। वी आर डन ऑन दिस पार्ट। इट इज क्लियर एवरीवन। चलो, यहां से आपकी असली मेडिवल इंडिया स्टार्ट होती है, राइट। सुल्तान महमूद गजनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से हो क्या रहा है। अभी तक तो जो आप पढ़ रहे हो प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूटा, ये सब के सब हिंदू रूलर्स हैं, राइट। यहां से मुस्लिम्स का इंट्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, और मुस्लिम इन्वेजन्स, मुस्लिम का आक्रमण भारत में स्टार्ट होता है, राइट, जो बाद में दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल्स का रूप ले ले रहा है। तो हो रहा है क्या, जो महमूद है इसके बारे में कहा क्या कहा गया है कि ये एक्चुअली में बहुत सारे टेम्पल्स को इसने तोड़वाए हुए हैं, बहुत सारे चीज़ों को इसने टारगेट किया हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स को इसने टारगेट किया, और बहुत धन यहाँ से लूट लिया इसने। किसने, महमूद ने। ऐसा कहते हैं ये महमूद गजनी, इसने इंडिया पे ना 17 बार 17 टाइम्स इन्वेजन किया, 17 बार आक्रमण किया, और यहाँ से बहुत सारा पैसा, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके लेके गया। तो क्या क्वेश्चन अगर है कि सुल्तान महमूद ये सबसे पुराना मुस्लिम इन्वेडर है, सबसे पहला जो मुस्लिम है जो जिसने आक्रमण किया, वो क्या वो सुल्तान महमूद है, तो नहीं। इससे भी पहले किसने आक्रमण किया है, क्या नाम है उस इंसान का, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, राइट। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर जिसने इंडिया पे आके अटैक किया, मोहम्मद बिन कासिम, इसने इंडिया को इन्वेड किया। लेटर सुल्तान महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। इसके बाद ये सबसे पहला था, इसके बाद ये भाई साहब आए दूसरे नंबर पर, उन्होंने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। किसने, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, 17 बार इसने आक्रमण किया, और इसके बाद में मुस्लिम्स का इन्वेजन इंडिया में स्टार्ट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद कौन आता है, मोहम्मद गौरी, राइट। कौन है मोहम्मद गौरी, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये महमूद के बारे में देख लो क्या है। महमूद ऑल्सो एम टू अंडरस्टैंड द रीजन ही कंक्वायर्ड कमिशनिंग द स्कॉलर अल बिरौनी टू राइट किताबुल हुंद। महमूद ने अल बिरौनी को बुलाया और उसने बोला कि किताबुल हुंद नाम की किताब लिखो, जिसमें उसमें लिखा जा सके कि कौन कौन से एरिया पे उसने कन्क्वायर किया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आज के टाइम पे। अगर हमें जानना हो कि पुराने टाइम पे, खासकर इसके टाइम पे क्या क्या सी चीज़ें हुई, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। नाउ सी, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रूलर है, क्या है, तो देखो सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आया है मोहम्मद बिन कासिम, राइट। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया, तो ये है सुल्तान महमूद गजनी। इसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट इन्वेजन है, कौन है, मोहम्मद गौरी। इसका नाम तो आई थिंक सबने सुना होगा, मोहम्मद गौरी, और अगर नहीं सुना तो अभी आपको याद हो जाएगा। कौन है मोहम्मद गौरी, तो ये वो इंसान है जो इंडिया में आता है, और इंडिया में आकर के तराइन, TRRAN, बैटल ऑफ टैरन इंग्लिश में आप बोलते हैं, टैरन में 2 बार युद्ध करता है, 2 लड़ाई होती है, तराइन की लड़ाइयाँ। कौन कौन सी, 1191, 1192, 1191, 1192। दोनों लड़ाई में कौन कौन था, मोहम्मद गौरी एक तरफ था, और दूसरी तरफ कौन था, पृथ्वीराज चौहान। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरी लड़ाई पे मोहम्मद गौरी जीतता है, और उसके बाद से मोहम्मद गौरी इंडिया में आ जाता है, और इंडिया में उसने अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया। इसी मोहम्मद गौरी का एक जनरल था, राइट। उस जनरल का नाम क्या था, मोहम्मद गौरी का जो जनरल था, जिसने एक्चुअली में जाकर के दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की है, कुतुबुद्दीन, राइट। कुतुबुद्दीन था जिसने एक्चुअली में कुतुब मीनार भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी आया, उसी का जनरल था वो कुतुबुद्दीन, और उसी के नीचे कौन आता है, इल्तुतमिश आता है। अभी इसको आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया गाइस, तो मोहम्मद बिन कासिम, राइट। फिर ये सुल्तान महमूद, इसने 17 बार आकर के इन्वेड किया इंडिया को। तो सुल्तान महमूद के बारे में बेसिक्स आइडिया हो गया।
और ये तो चोला वोला हमने कवर अप कर लिया है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग रूलर्स थे छोटे छोटे इस तरीके के, राजा राजा वन एंड ऑल दैट। कल्चरल डेवलपमेंट, अगर हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये चैप्टर में हमें पता चल रहा है कि इस तरीके से जो नए नए किंग्स बनते हैं ना, वो अलग अलग तरीके डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के मंदिर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने ये भी देख लिया कि अलग अलग तरीके के मंदिर भी बन रहे हैं और मुस्लिम जो आ रहे हैं वो मंदिर को तोड़ भी रहे हैं। तो यही सब इसमें दिया हुआ है, देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दिस पार्ट हियर। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहा है, तो वही पुराना वाला मैंने आपको बता दिया कि पीजेंट्स हैं, राइट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पीजेंट्स जो ना इनको उर कहते थे। अगर आपसे पूछा जाए चोला के टाइम पे उर का मतलब क्या है, तो पीजेंट्स, जो भी पीजेंट्स है उसको क्या बोलेंगे, उर। और नाडू, नाडू का मतलब क्या है गाइस, तो नाडू का मतलब है कि एग्रीकल्चर का एक जो बड़ा सा यूनिट था, मतलब पीजेंट्स उर है, और जो जिस जगह पे रह रहे हैं वो एक बड़ा सा जो यूनिट है जहाँ पे बहुत सारे गाँव में खेती हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, नाडू। इसी नाडू से वर्ड क्या बना, तमिलनाडु, मतलब एक बड़ा सा एरिया, राइट, साउथ इंडिया में, दैट इज कॉल्ड नाडू। इट इज क्लियर एवरीवन, वहीं से तमिलनाडु वर्ड भी आया। और यहाँ पे ये एक्चुअली इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज नाडू और व्हाट इज उर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, विलेज काउंसिल्स एंड नाडूज हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग जस्टिस एंड टैक्स कलेक्शन। जाहिर सी बात है, अगर एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे टैक्स का काम चल रहा है, टैक्स कलेक्शन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस एरिया के अंदर में हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे होंगे, राइट। ये सब किसी चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे होंगे। एक और चीज़ है वेल्दी वेलल्ला, वेलल्लास मतलब पीजेंट्स, पीजेंट्स को वेलल्लास कहते थे, राइट, जो कि नाडू के अफेयर्स, नाडू मतलब एक एरिया जहाँ पे बड़ी स्तर पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। तो जो नाडूज में जो अफेयर है वो कौन देख रहे हैं, वेलल्लास देख रहे हैं, जो वेल्दी वेलल्लास है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो दिस थ्री टर्म्स आर इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस इज क्लियर। ब्रह्मदया क्या है, तो ब्रह्मदया मतलब एक ब्राह्मण जिसको एक बहुत बड़ी सी जमीन दान दे दी गई है। तो ये टर्म्स याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा। ब्रह्मदया मीन्स द लैंड ग्रांट गिवन टू ब्राह्मण। नाडू मीन्स an area which is in control, an area which is in control of number of different farmers where a lot of agricultural activities are happening, that is called Nadu. Ur kya hai, the peasants are called Ur. It is clear everyone? So these are some basic things that we have covered here and with this the chapter ends. अब देखो जो next chapter है that is Delhi Sultanate 12th to 15th century, that is chapter number 3. चैप्टर 1 चैप्टर 2 में थोड़ा टाइम लग गया एग्जैक्टली बिकॉज आई हैड टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे थे हम। अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। दो ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक सुपरफिशियल लेवल पे, और मुगल्स। अगर हमने दिल्ली सल्तनत और मुगल कवर कर लिया ना, इट मीन्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। और अगर एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आने वाला चैप्टर जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी अबाउट सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो है दिल्ली सल्तनत, राइट। देखो फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन कैसे हुई है, तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि उस वक्त क्या चल रहा था दिल्ली पे, इंडिया में राजपूत रूलर्स का टाइम चल रहा था, राइट। कौन थे, राजपूत रूलर्स। अब ये राजपूत रूलर्स में कौन से हैं, तो चौहान। चौहान में पार्टिकुलरली अगर मैं नाम बताऊं तो पृथ्वीराज चौहान। इनकी लड़ाई होती है, किसके साथ में होती है इनकी लड़ाई, गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी, राइट, वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। दो लड़ाई होती है 1191 में और 1192 में। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, सेकेंड बैटल ऑफ टेरन, तराइन की दूसरी युद्ध, तराइन की पहली युद्ध। इस लड़ाई के बाद में कौन जीत जाता है, मोहम्मद गौरी। पहली लड़ाई में कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान, राइट। दूसरी लड़ाई में कौन जीतता है गाइस, तो मोहम्मद गौरी जीतता है। जैसे ही मोहम्मद गौरी जीतता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपना एक मिलिट्री जनरल कुतुबुद्दीन, इसका पूरा नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, राइट, इसको यहाँ पे अपॉइंट करता है, राइट। और इसी का दामाद कौन था, इल्तुतमिश था। तो यहाँ से आप देखोगे कि एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, दिल्ली सल्तनत। एक नया सल्तनत स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली सल्तनत। किसके थ्रू स्टार्ट हो रहा है गाइस, तो मोहम्मद गौरी के थ्रू हो रहा है। यही चीज़ यहाँ पे कवर किया हुआ है, राइट, पहले स्लाइड में। फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द चैप्टर बिगिन विद द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। किस तरीके से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि तोमार्स या राजपूत या चौहान इस तरीके के रूलर्स हुआ करते थे पहले, लेकिन जिस तरीके से ही चौहान ने अपना रूल स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे जाकर के यहाँ पे पूरे राजपूत रूलर्स आना स्टार्ट हो गए और उसके बाद में मुस्लिम इन्वेजन्स हुआ और फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, राइट। डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाय मोहम्मद गौरी, इन्होंने इसको हरा दिया और इसके बाद में मुस्लिम रूल जो है, मुस्लिमों का शासन नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट होता है। ये मैंने आपको कम से कम 3-4 बार बता दिया। आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दिस। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत की ना अलग अलग डायनेस्टीज, कौन कौन सी डायनेस्टीज है दिल्ली सल्तनत की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है दिल्ली सल्तनत की।
5 डायनेस्टीज एक्चुअली में, 5 मेजर डायनेस्टी। कौन कौन सी है? सबसे पहली है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, सबसे पहली डायनेस्टी, राइट। गुलाम वंश में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यही है, ऐबक नाम मेरे दिमाग से उतर रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आएगा। इसके बाद सेकंड नंबर में आएगा इल्तुतमिश, इसका दामाद। ये सारे के सारे स्लेव्स हैं, इनके स्लेव्स रूलर बन रहे हैं, राइट। इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान, ये कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी। रजिया के बारे में आप सबने सुना होगा कि रजिया सुल्तान एकमात्र लेडीज थी, फीमेल सुल्तान थी जो दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे बैठती हैं, तो रजिया सुल्तान, राइट। और उसके बाद कौन आता है? जियाशुद्दीन बलबन। इनकी ना बहुत डिटेल्ड स्टोरी है जो एनसीईआरटी में कवर नहीं किया हुआ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपको याद करना आसान हो। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन था? ये मिलिट्री जनरल था, किसका? मोहम्मद गौरी का। मैंने 2-3 बार बता दिया, आई थिंक आपको याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना इसके एक गुरु थे, राइट, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, राइट। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, राइट। इन्हीं की मेमोरी में इसने एक मॉन्यूमेंट बनाया जिसका नाम क्या है इस दिल्ली में? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। अब आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। किसकी मेमोरी में बनाया? सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुतुब मीनार में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने किया? ऐबक ने। ऐबक ने इसका काम स्टार्ट करवाया, राइट, ऐबक, इसने इसका शुरुआत किया। लेकिन इसको खत्म कौन किया? एंडेड, इस कंस्ट्रक्शन को खत्म किसने किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन? ऐबक का दामाद। इसने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को खत्म किया, मतलब इसने काम स्टार्ट किया। और चौहान कहो या फिर पोलो मतलब क्या होता है कि आप घोड़े पे बैठे हुए और आपके पास में हॉकी स्टिक है और आपके पास में बॉल है, आप घोड़े से राइड करते हो, हॉकी स्टिक से बॉल को मारते हुए ले जा रहे हो, वो खेलते टाइम इसकी डेथ हो गई, चौहान खेलते टाइम, राइट, ऐबक की। उसके बाद से उसका दामाद इल्तुतमिश वो राजा बनता है, राइट। जब इल्तुतमिश राजा बनता है ना, तो इसने जाकर के कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराया। ये काम लगा करके टपक गए, खत्म हो गए, लेकिन उस काम को खत्म किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। इसके बाद से ना इसमें अल्लाई दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है जो गेट है, जो फ्रंटियर में लगाया गया है कुतुब मीनार के, किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, राइट। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अल्लाई दरवाजा इन कुतुब मीनार was constructed by और was constructed during the tenure of, किसके समय में, किसके कार्यकाल में अल्लाई दरवाजा को लगाया गया कुतुब मीनार में? आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। दैट इज वाई खिलजी इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पर्सनालिटीज है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए किसकी मेमोरी में बनाया गया था, तो सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आई थिंक वी आर डन ऑन दिस, राइट। अब जैसे ही बलबन का टाइम खत्म होता है, उसके बाद में खिलजीज आते हैं, और खिलजीज में कौन कौन आता है? तो सबसे पहले आता है जलालुद्दीन खिलजी, फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इनके ऊपर मैंने एक बहुत लंबा सा लेक्चर जा सकता है, राइट, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, बट वी आर नॉट कवरिंग दैट मच इन डिटेल 7th क्लास की बुक में। फिर आते हैं तुगलक, और तुगलक वंश के बाद में कौन सी डायनेस्टी आती है? तुगलक के बाद में आती है हमारे पास सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तो कौन कौन सी डायनेस्टी थी? एक क्विक में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले थी स्लेव, गुलाम वंश, राइट। सेकंड में खिलजीज, स्लेव है, गुलाम है, गुलामों के बाद कौन आता है? खिलजी आता है। थर्ड में कौन है? तुगलक। फोर्थ में कौन है? सैयद। और फिफ्थ में कौन है? लोधी। और यही लोधी है जिसके साथ में बाबर लड़ता है, राइट, इब्राहिम लोधी। बैटल ऑफ पानीपत, सबसे पहले पानीपत की लड़ाई आई थिंक 1526 के आसपास में हुई थी, राइट। और उसके बाद से लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और मुगल्स का शुरुआत हो जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है, इनका नाम ना यार रट जाना। मतलब मैं आपको अभी बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, आई थिंक 40 मिनट के आसपास की वीडियो हो चुकी है। अगर अब मैं और डिटेल में जाऊँगा तो और लंबी हो जाएगी, इट इज क्लियर एवरीवन। बट इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपकी संतुष्टि रहे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुब मीनार बनाया। इनका दामाद कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, तुर्कान चालीसा, स्लेव ऑफ 40, 40 गुलामों का समूह, जो इल्तुतमिश के पास होता था। दिल्ली सल्तनत में आगे सभी रूलर्स के पास था। वो 40 गुलामों का काम क्या होता था कि अगर राजा को कोई भी काम करना है और उसको मदद चाहिए ना, तो ये 40 जो गुलाम थे ना, ये राजा के बहुत करीबी थे। दे वर एक्टिंग लाइक मिनिस्टर्स, ये मदद करते थे राजा को कि आप ऐसा करिए तो ये बेहतर होगा, वैसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो राजा इनके डिसीजन को सुनता था और उस हिसाब से काम करता था। लेकिन ये जो ग्रुप था ना 40 लोगों का, तुर्कान चालीसा, मेंबर ऑफ 40, ये बाद में किंग मेकिंग का रोल कर रहा था। क्यों?
राजा का सबसे करीबी था, जैसे ही देखता था कि राजा कमजोर पड़ रहा है, अपने हिसाब से किसी आदमी को राजा बना दो जो शासक कमजोर हो। अगर कमजोर शासक गद्दी पे बैठेगा तो इनकी पावर बढ़ेगा, क्योंकि इनके सब लोग बात सुनेंगे। अगर कोई बहुत पावरफुल राजा बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है अपने मिनिस्टर्स का नहीं सुनेगा, उसको जो मन में आएगा वो करेगा। अलाउद्दीन खिलजी इज एग्जाम्पल, राइट। लेकिन कोई कमजोर शासक बैठ गया तो हमेशा पूछेगा मैं ये काम सही कर रहा हूँ, ये काम गलत कर रहा हूँ, राइट। अपने मिनिस्टर्स से पूछेगा, तो मिनिस्टर्स की अथॉरिटी बढ़ गई, मिनिस्टर्स के पास में ज्यादा शक्ति आ गई। आर यू गेटिंग दैट? तो जो मिनिस्टर्स है, तुर्कान चालीसा के लोग हैं, वो खुद चाह रहे थे कि किसी लल्लू को राजा बना दो कि हर चीज में हमसे वो क्वेश्चन पूछता रहे और असली में राजा हम रहे, बस दिखाने के लिए एक फिगर वो बैठ जाए। तो कहीं ना कहीं तुर्कान चालीसा ग्रुप ऑफ 40 जो किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने, ये किंग मेकिंग का काम कर रहा था। और इसी से एक नया रूलर बनता है, उसका नाम था जियासुद्दीन बलबन। ये बलबन भी तुर्कान चालीसा ग्रुप ऑफ 40 का मेंबर था। जैसे ही रजिया सुल्तान की डेथ होती है, राइट, एक शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी थी। इनकी मृत्यु होने के बाद में उसी 40 लोगों के समूह से एक राजा बनता, उसका नाम था क्या, बलबन। बलबन को पता था कि ये जो 40 लोगों का समूह है, जिसको किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया, ये किंग मेकिंग का काम कर रहा है, ये किसी को भी अपने हिसाब से राजा बना रहा है। तो बलबन सबसे पहले गद्दी पे बैठते हुए उस 40 लोगों के समूह को, ग्रुप ऑफ 40, उसको सबसे पहले किसने खत्म किया, बलबन ने। उसने पूरा ग्रुप ही बंद कर दिया। तो अगर आप आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि तुर्कान चालीसा क्या ये इंडियन सिस्टम का पार्ट है, तो नहीं, ये एक्चुअली में अरेबिक प्रैक्टिस है, इंडिया में इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा क्वेश्चन, तुर्कान चालीसा इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, आंसर इज इल्तुतमिश। तीसरा, तुर्कान चालीसा इसको खत्म किसने किया, आंसर इज जियासुद्दीन बलबन। आर यू गेटिंग दिस? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इसके बाद से यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश जो हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद से कौन आते हैं, जैसे गुलाम वंश खत्म होता है, जाहिर सी बात है फटाफट यहाँ पे कौन, खिलजी आ जाते हैं। खिलजी में आपने देखा है पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। हर नायाब चीज पे सिर्फ अलाउद्दीन का अधिकार है। आई थिंक आपने सुना है डायलॉग, राइट, दिस इज अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत मूवी वेरी पॉपुलर। उसके बाद से कौन आते हैं, तुगलक। तुगलक डायनेस्टी में ना ये इंसान बहुत पॉपुलर है, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने ना 5 एक्सपेरिमेंट किए। ऐसा कहते हैं ना कि बहुत क्रिएटिव इंसान था, कुछ नया करने का सोचता था। 5 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, टोकन करेंसी, नए नए तरीके के सिक्के निकालने स्टार्ट किया, अलग अलग जगह इन्वेजन्स किए, अपना कैपिटल तक शिफ्ट कर लिया, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर दिया, मध्य प्रदेश नीचे, राइट। और 5 एक्सपेरिमेंट इसके फेल हो गए। इतना क्रिएटिव था, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कुछ लोग इसको वन ऑफ दी मोस्ट अनसक्सेसफुल रूलर, सबसे कमजोर शासक भी कुछ इतिहासकार कहते हैं। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि बहुत क्रिएटिव था, हमेशा कुछ नया करना चाह रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। क्या एक्सपेरिमेंट थे, कैसे फेल हुए, डिटेल में कवर करेंगे। बट अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थोड़ा सा कमजोर रूलर था, बाकी जो पावर्स है ना उनका पावर बढ़ जाता है। कौन है बाकी, जैसे एक उल्लेमा, बस एक टर्म है, थोड़ा सा याद कर लो, इसके बाद से याद नहीं करना पड़ेगा। उल्लेमा ये टॉपिक ही ऐसा है, मतलब मैं क्या बताऊं, उल्लेमा का मतलब होता है रिलीजियस गुरु। रिलीजियस गुरु, रिलीजियस गुरु का मतलब क्या होता है, धार्मिक गुरु। उल्लेमा मतलब अगर दिल्ली सल्तनत में कोई राजा है, राइट, तो वहां पे एक उल्लेमा जरूर होगा। वो उल्लेमा का काम क्या है, वो राजा को धर्म से रिलेटेड अगर कोई समस्या होगा ना उसका आंसर बताएगा। तो जब कमजोर राजा गद्दी पे बैठता है, तो मैंने क्या बताया, ग्रुप ऑफ 40, 40 लोगों का समूह, तुर्कान चालीसा, इसका पावर बढ़ता है या घटता है, पावर बढ़ जाता है। क्यों, कमजोर राजा बैठा है, हर चीज में मेरे से पूछेगा कि कैसे करूं कैसे करूं, तो अपने हिसाब से वो काम करवाएंगे। इसलिए जब भी पावरफुल राजा आ रहा था तो पहले क्या करता था, तुर्कान चालीसा इन लोगों को खत्म करता था, जैसे बलबन ने किया। इट इज क्लियर एवरीवन। उसी तरीके से उल्लेमास, रिलीजियस गुरु, अगर कोई कमजोर राजा शासक गद्दी पे बैठेगा तो उल्लेमास, रिलीजियस गुरु, धार्मिक गुरु, इनका भी पावर बढ़ जाएगा। अब ये बोलेंगे कि पूरे एरिया में ना जिजिया लगा दो। जिजिया एक तरीके का कर है, टैक्स है। अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको एम्पायर को एक टैक्स देना है, कि आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको एक टैक्स चुकाना पड़ रहा है, उसका नाम है जिजिया। मतलब क्या है कि जो भी नन मुस्लिम है, हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, उनको टैक्स देना पड़ रहा है। क्यों, मुस्लिम नहीं है इसलिए टैक्स देना पड़ रहा है। इस टाइप का पॉलिसी किसके टाइम पे ज्यादा पिक पे, उल्लेमास के टाइम पे। उल्लेमास कौन है, रिलीजियस गुरु है। मतलब अगर कमजोर शासक गद्दी पे आएगा तो उल्लेमास का पावर बढ़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे आता है तो उल्लेमास का पावर भी कम कर देता है, पहली बात। दूसरा किसका पावर कम करता है, तो तुर्कान चालीसा तो पहले ही खत्म हो गया था, और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। पहले यहाँ तक क्लियर है गाइस? तो ये 5 अलग अलग डायनेस्टीज हैं जो हमने अभी देखा। कौन कौन सी, स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लोधी। सैयद थोड़े टाइम के लिए था, उस टाइम के लिए, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोधी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। लोधी डायनेस्टी में जो सबसे लास्ट रूलर था उसका नाम क्या था,
इब्राहिम लोधी, जिसको किसने हराया? बाबर ने, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट। तो ये कुछ बेसिक दिल्ली सल्तनत थे जिनको हमने बता दिया। ये सब चीज़ हमने कवर अप कर लिया हुआ, आप एक बार रीड कर सकते हो दिल्ली सल्तनत में किस तरीके की चीज़ें चल रही थी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सुल्तान इल्तुतमिश उनकी डॉटर रजिया थी, राइट, एक गद्दी पे बैठती है। तो जब एक गद्दी पे बैठती है ना, तो मिनराज सिराज इन्होंने ना एक किताब लिखी थी, राइट। उसमें उन्होंने ये बताया क्या कि रजिया सुल्तान ना, भले वो क्वालिफाइड है, बहुत उनके पास दिमाग है, लेकिन वो एक लेडीज़ है, लेडीज़ कभी रूलर नहीं बन सकती। तो लेडीज़ के रूप में इल्तुतमिश को रूलर, राजा नहीं बनना चाहिए। किसने बोला ये बात? मिनराज सिराज, ही इज इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था? तो 1 सेकंड का टाइम दो, मैं आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बता दे रहा हूँ। एक सिस्टम था, इक्ता सिस्टम, कुछ नहीं है, बस नाम बदल दिया गया है, काम वही है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक कोई बड़ा सा एम्पायर है, राइट, तो राजा अगर डायरेक्ट पूरे एरिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो क्या कर रहा है? फ्यूडल लॉर्ड्स, छोटे छोटे लॉर्ड्स बैठा दे रहा है, मिलिट्री हेड। इनको वर्ड बताया था स्टार्टिंग में, क्या नाम था उनका? सामंता। सामंता इस एरिया को रूल करेगा, यहाँ से गिफ्ट ले जाएगा, और ये किंग है, यहाँ का गिफ्ट लेकर के जाएगा, मिलिट्री का सपोर्ट देगा। ये सब काम किसको करेगा? वो किंग को करेगा, किंग की मदद करेगा। कौन? सामंता। एग्जैक्टली वही काम है इक्ता का। इक्तादारी सिस्टम में क्या होता था ना, जैसे समंता है ना, अब इस समंता की जगह पे इक्ताज अपॉइंट कर दिया गया। इक्ता कौन है? तो सपोज करो राजा की बहुत बड़ी मिलिट्री है, उसका एक मिलिट्री गवर्नर है, बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, उसको ना एक एरिया का हेड बना दिया गया। कहा गया कि तुमको एक छोटा सा एरिया दे रहे हैं, इस एरिया में तुमको 2 काम करना है। कौन कौन से 2 काम है? तो सबसे पहला, तुमको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखो अपनी आर्मी के थ्रू, लड़ाई मारपीट ना हो, दंगा ना हो, सब शांतिपूर्वक रहे। दूसरा काम क्या है कि उस एरिया का तुम रिवेन्यू, टैक्स वहां से कलेक्ट करो, और वो टैक्स कलेक्ट करके किसको दो? राजा को दो। इट इज क्लियर। ये किसका काम था? इक्ता का काम था। क्या 2 काम था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, और दूसरा रिवेन्यू कलेक्ट करो, और किसको दो ले करके? तो वो राजा को दो, राइट। इसी को क्या बोलते थे? इक्तादारी सिस्टम। यही इक्तादार कौन बनते थे? जो मिलिट्री हेड है वो बनते थे। क्यों इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स में पूछा हुआ है इक्तादारी सिस्टम के ऊपर में क्वेश्चन, 7th क्लास के एनसीईआरटी। सी गवर्नेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, राइट। एम्पायर को कंसोलिडेट, मतलब पूरे एम्पायर को एक जगह रोकना, बांध के रखना। बलबन के टाइम पे एम्पायर ना पूरा कंट्रोल में था। अलाउद्दीन खिलजी, एक्सपेंशनिज्म, एम्पायर को फैला रहा है, साउथ इंडिया तक लेकर के गया हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन किसके टाइम पे हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ है। मोहम्मद तुगलक के टाइम पे एम्पायर बहुत फैला है। इक्तदारी सिस्टम क्या? मैंने अभी आपको समझा दिया। इक्तदार थे जिसको आप क्या बोलते हैं? मुफ्तीज भी कहते हैं। इनको अपॉइंट क्यों किया गया था? गवर्नर ऑफ द टेरिटरीज, एक एरिया के गवर्नर के रूप में बनाया गया। क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। ये सब मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसको एक रीडिंग कर लेंगे। दिस इज डन, राइट। कल्चरल डेवलपमेंट में क्या है? तो कल्चरल डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, कुछ आर्किटेक्ट है, उनका डेवलपमेंट हुआ। फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार, मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। अलाई दरवाजा किसने लगाया, कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन किसने खत्म किया, बस एक रीडिंग कर लेंगे। दिस स्लाइड इज डन। सोशल चेंजेस में भी कुछ भी नया नहीं है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है कि नए नए ग्रुप्स बनने लग गए थे, जैसे मर्चेंट, आर्टिशंस, रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, कुछ नए नए समाज में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, स्टार्टिंग में बता दिया आपको, राइट। क्या इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनके टाइम पे? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था दिल्ली सल्तनत में? तो एक चैलेंज बहुत बड़ा रहा है, वो है मंगोल इन्वेजन। यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सबसे पहला मंगोल इन्वेजन किसने किया, राइट। तो मंगोल इन्वेजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मंगोल जो इन्वेजन है वो अलग अलग रूलर्स के टाइम पे हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के भी टाइम पे हुआ है, जिसके कारण उन लोगों को ना अपना वेस्टर्न फ्रंटियर, जो पश्चिमी भाग एम्पायर का, स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा था। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मंगोल इन्वेजन। और ये इंटरनल स्ट्राइफ, मतलब अपने राज्य के अंदर में छोटे मोटे एम्पायर्स के बीच में लड़ाई, ये सब टाइम चलते रहा। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का एम्पायर बड़ा था तो इनमें लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही थी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली सल्तनत में, गुप्ता देख लो, एंशिएंट में, मतलब आप मौर्य देख लो, हर जगह छोटी छोटी लड़ाइयाँ देश के अंदर चल रही हैं। एक बड़ा सा एम्पायर है तो 2 सामंताज के बीच में, इक्ताज के बीच में, या कोई गवर्नर रिवोल्ट कर देगा राजा बनने के लिए, ये सब हमेशा चलते रहता है। नथिंग न्यू, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट इज डन। With this we end the chapter and now we are starting the last chapter, that is Mughals. It is clear everyone? तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर अप किया हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1 में हमने क्या देखा? चैप्टर 1 में देखा किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, हिस्ट्री किस तरीके से लिखी जा रही है। चैप्टर 2 में 3 पार्ट था, इट स्ट्रगल,
पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, इनके बीच की लड़ाई, चोला, इनके बारे में मैंने बताया। चैप्टर 3 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, राइट, कौन सा सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ, गजनी ने 17 इन्वेड किया इंडिया को, आर गेटिंग दैट। मोहम्मद गौरी आते हैं, टेरायन का युद्ध होता है, किसके साथ में, चौहान्स में, राइट, पृथ्वीराज चौहान के साथ में, दूसरा युद्ध जीतते हैं। और गौरी, उनका मिलिट्री जनरल कौन था, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो राजा बनता है। और वहाँ से एक डायनेस्टी स्टार्ट होती है, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। उस स्लेव डायनेस्टी में उसके बाद कौन रूलर बनता है, इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन। बलबन के बाद में पूरा खत्म हो जाता है। तुर्कानी चालीसा, ग्रुप ऑफ 40, इसकी शुरुआत किसने की, इल्तुतमिश ने। किसने खत्म किया, बलबन ने। हमने कवर कर लिया, इसको लिख लेना कहीं पे, याद करना। देखो फैक्चुअल है ना, तो ये बार बार देख करके ही याद होगा, रट्टा मार के नहीं होगा। कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कनेक्ट कर सको, इल्तुतमिश ने क्यों ऐसा किया, या फिर इक्तदारी सिस्टम क्यों बनाया गया, इक्तदारी सिस्टम को सामंता से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि याद करना आसान हो। अल्टीमेटली कुछ फैक्ट्स आएंगे जिसको याद करना ही पड़ेगा, मुगल में भी आएगा, आपको वो याद करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, बट अगर इतना भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है ना, तो आगे दिक्कत नहीं होगा, राइट। चलो थोड़ा ज़्यादा लेक्चर लंबा जा रहा है, आई नो दैट, बट बहुत प्रोडक्टिव है। मेडिवल इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो डायनेस्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, जो भी हम कवर कर रहे हैं, राइट। 16वीं सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी, मुगल्स। देखो शुरुआत कैसे हुआ, तो बाबर के थ्रू स्टार्ट हुआ। बाबर कौन था, तो भाई बाबर कहाँ पे इसका जन्म होता है, उज्बेकिस्तान में, आर यू गेटिंग दैट, सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे जन्म होता है, वहाँ पे इसकी फैमिली रहती है। और वहाँ से कहाँ आ रहा है, इंडिया आ रहा है, इतना नीचे आ रहा है। क्यों, क्योंकि उज्बेकिस्तान में किसी और ने कब्जा मार दिया इसके एरिया पे। वहाँ से भागता भागता काबुल आया, अफगानिस्तान, वहाँ जीता, वहाँ से भागता भागता लाहौर, और फिर इंडिया आया। अब इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखते हैं। सबसे पहले द चैप्टर बिगिन विद द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। बाबर इसको स्टार्ट करता है 1526। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ईयर, अभी मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट ईयर क्यों है, क्योंकि याद करो दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन था, इब्राहिम लोधी। उसको किसने हराया, बाबर ने। कब हराया, 1526 में। कहाँ पे, पानीपत में। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526। क्लियर एवरीवन। इसके बाद से वो इंडिया में आता है, और इंडिया में आकर के उसने अपना रूल स्टार्ट कर दिया। किसने, बाबर ने। और तब जाकर के इंडिया में मुगल्स, उनका शासन शुरू होता है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है बाबर, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि एक्चुअली में तिमूर जो था ना, तिमूर इसकी फैमिली से बिलोंग करता था, फादर साइड। फादर की तरफ से तिमूर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और मदर के साइड से चंगेज खान, मंगोल की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। मंगोल कौन, एक ऐसी ट्राइब जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया दोनों पे काफ़ी टाइम रूल किया। मतलब इसके फादर और मदर दोनों की बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। भाई ये वही मंगोल्स है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी और पता नहीं कितने बार इन्वेड किया और बैंड बजा रखा था। उसकी तरफ से इसकी फैमिली बैकग्राउंड बिलोंग करती है। ये वही तिमूर है जिसने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इन्वेड किया था, और सब कहाँ पर रहते हैं, राइट। तो तिमूर और मंगोल्स, इनकी फैमिली से इसका लीनिएज बिलोंग करता है बाबर का, और वो इंडिया आता है, राइट। जन्म कहाँ पे होता है इसका, उज्बेकिस्तान में होता है। इट इज क्लियर एवरीवन। हाँ, अब ये इंडिया में कहाँ जीतता है, तो मैंने 10 बार बोल दिया, बट यहाँ पे फिर भी लिखा हुआ है, इब्राहिम लोधी को हराता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और वहाँ पे इसका मुगल रूल स्टार्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि इब्राहिम लोधी को क्यों हराता है, इंडिया में क्यों आता है, तो इसका रीज़न है एक्चुअली ये काबुल पे जब जीत के बैठा हुआ था ना, तो इंडिया में इब्राहिम लोधी की उस वक्त गवर्नमेंट चल रही थी, और इब्राहिम लोधी की सरकार से ना बहुत लोग परेशान थे, जैसे कि दौलत खान कौन था, उस वक्त पंजाब का गवर्नर था। आर यू गेटिंग दिस। उस वक्त इब्राहिम लोधी के साथ में मतलब कहाँ राजपूत जो रूलर्स थे ना, वो भी उसके साथ खुश नहीं थे, दे वर आल्सो नॉट हैप्पी। तो ये लोगों ने क्या किया कि बाबर को स्पेशली इनवाइट किया कि आप इंडिया में आओ और आकर के इब्राहिम लोधी को हराओ, और इसके बाद जो शासन में आप बैठोगे ना, तो हम सब इक्वल हो जाएंगे, वी विल बी इक्वल हियर। और सबने इनवाइट किया किसको, बाबर को। बाबर कहाँ था, तो बाबर काबुल में था, वहाँ से इंडिया में आया, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ऐसा कहते हैं कि बाबर के पास बहुत छोटी सी सेना थी, और उसके बावजूद भी उसने बहुत बड़ी सेना को हरा दिया, क्योंकि बाबर ने एक टेक्निक का नाम यूज़ किया था, इसका नाम याद रखना, तुगलुमा टेक्निक। क्या होता है तुगलुमा टेक्निक, तुगलुमा टेक्निक का मतलब होता है कि आपने अपने पूरे सैनिकों को 3 पार्ट में तोड़ दिया, कुछ राइट साइड से अटैक कर रहे हैं, कुछ लेफ्ट से कर रहे हैं, और कुछ सेंटर से अटैक कर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी बनाकर के अटैक किया, और इसलिए कम सैनिक के मदद से इसने बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। कैनन्स का इस्तेमाल किया, तोप का इस्तेमाल किया, गन पाउडर का इस्तेमाल किया, राइट। सबसे पहली बार यहाँ पे इस्तेमाल होता हुआ नजर आया मेडिवल इंडिया में, राइट। और उसके कारण किसको एक एज मिला, बाबर को। एक छोटी सी सेना से इब्राहिम लोधी की बड़ी सेना को हराता और फिर राजा बन जाता है, राइट। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ मिलिट्री टेक्टिक में क्या कि आर्टिलरी का इस्तेमाल होता है, कैनन्स का, तोप का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिलिट्री स्ट्रैटेजी में और फर्दर आगे कन्क्वेस्ट करने में। अच्छा, जब बाबर राजा बनता है
तो इसको बोलते हैं कि असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगाना। फरगाना का राजा बनता है 12 साल के एज में। फरगाना कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में, राइट। लेकिन इसको वहाँ से उज्बेक्स ने इन्वेड करके भगा दिया, बाबर को फरगाना से भगा दिया, राइट। बहुत साल तक भागते भागते कहाँ पहुँचा? काबुल, 1504, जो मैं बता रहा था आपको। काबुल गया, वहाँ पे रहा, और उसके बाद से 1526 में आता है, इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है पानीपत में, और दिल्ली और आगरा का वो राजा बन जाता है। यानी कि 1526 में क्या होता है? डिफीटेड इब्राहिम लोधी, राइट, और पानीपत में जीत जाता है, राइट। 1527 में राणा संगा को हराता है, और इसका नाम था बैटल ऑफ खानवा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पता है ये वो राणा संगा है जिसने बाबर को इनवाइट किया इंडिया में। ये राणा संगा ने बोला कि बाबर आप इंडिया में आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ, और बाबर की इनविटेशन पे, सॉरी राणा संगा की इनविटेशन पे बाबर इंडिया आता है और किसको हराता है? इब्राहिम लोदी को। और लास्ट में उसने लोदी को हराने के बाद किसको हराया है? राणा संगा को हराया है। इसी राणा संगा की इनविटेशन पे तो बाबर इंडिया आया था, लेकिन दोनों की पटी नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि बाबर जब दिल्ली को जीत जाएगा ना तो हम सब इक्वल हो जाएंगे, राइट। हो सकता है बाद में बाबर को हरा देंगे, हम राजा कर रूल बनेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि दो अगर पावरफुल रूलर्स हों तो उनके बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, लड़ाई ही होगी। और वही हुआ यहाँ पे लास्ट में जाकर के। फिर इसने राणा संगा को भी हरा दिया और बैटल ऑफ खानवा पे हराया, और खानवा की लड़ाई पे हराने के बाद ने इसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, दैट इज कॉल्ड जिहाद। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि जिहाद वॉज डिक्लेयर्ड बाय बाबर, तो कब? ड्यूरिंग बैटल ऑफ खानवा। इट इज इंपॉर्टेंट, ये घटना चक्र में आई थिंक दिया हुआ है फैक्ट, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, राइट। बहुत सारे रूलर्स को हटाता है 1528 में, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके बाबर का रूल बन जाता है इंडिया में, राइट। बाबर के बाद में दूसरा रूलर जो आता है उसका नाम था हुमायूं। देखो हुमायूं इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हुमायूं के टाइम पे ना इसने शेर शाह सूरी के साथ बहुत लड़ाई की है। शेर शाह सूरी कौन था? तो शेर शाह सूरी उस वक्त बिहार का गवर्नर था, बिहार में रूल कर रहा था, राइट। आज भी उसका मकबरा टॉम्ब सासाराम में है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स उस वक्त के टाइम पे था। और हुमायूं और उसकी लड़ाई बहुत बार हुई, उसने बहुत बार हुमायूं को हराया है। हुमायूं उसके साथ लड़ते 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 तक लास्ट में मर गया है, राइट। जीत भी गया था, लेकिन फिर उसकी डेथ हो जाती है इवेंचुअली। शेर खान डिफीटेड हुमायूं, शेर खान ने इसको हरा दिया। कौन है? वही शेर शाह सूरी, चौसा में, बैटल ऑफ चौसा। ये ईयर थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट, कन्नौज में। और उसके बाद से ये भाग जाता है। कौन भाग जाता है? हुमायूं भाग जाता है। जैसे ही शेर शाह इसको हराता है ना, शेर शाह सूरी कौन? जो बिहार में था, राइट। उसके हराने के बाद में कहाँ भाग जाता है? ये ईरान भाग जाता है। तो ये बैटल याद रखना, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, एक और बैटल है बैटल ऑफ देवरा। ये सारे के सारे बैटल किसके टाइम पे हुए? तो ये सब के सब बैटल हुमायूं के टाइम पे हुए, राइट। लास्ट में ईरान की मदद से कहाँ भागा था ये? चूंकि ईरान भाग गया था, तो ईरान से जब आया तो ईरान की मदद से इसने सफाविद शाह, ईरान के जो रूलर है उसकी मदद से, सफाविद शाह की मदद से इसने दिल्ली को कब्जा किया, दिल्ली जीत गया। ये किसको हरा के? शेर शाह सूरी को हटा के। लेकिन उसके एक साल बाद 1555 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है गाइस? हुमायूं की। हुमायूं की डेथ हो जाती है। मतलब हुमायूं पूरे लाइफ सिर्फ एक ही इंसान के पीछे लगा रहा। कौन था? शेर शाह सूरी, राइट, जो कहाँ का रहने वाला था? वो बिहार का रहने वाला था। बिहार बंगाल एक ही प्रोविंस था उस टाइम पे, और उसको हराते हराते इसकी डेथ हो जाती है। आर यू गेटिंग दिस? इसी का बेटा था हुमायूं, इसी का बेटा था अकबर, राइट। तो एक ऐसा इंसान जो एक एम्पायर को जीतने के लिए पूरी जिंदगी बिता दिया, उसका बेटा अकबर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, राइट। वहाँ से अकबर का रूल स्टार्ट होता है। कब होता है? 1556, 1556 से, राइट। इसको बहुत बड़ा मुगल एम्पायर कहा गया हिस्ट्री में, राइट। अकबर ने अपने एम्पायर को बहुत लंबे तक फैलाया हुआ है। और अकबर का ना रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब वो सभी धर्मों को मानता है। जैसे आप देख रहे थे अभी कि जिजिया लगा दे रहे हैं कि आप अगर मुस्लिम्स नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिजिया टैक्स। अकबर इन चीज़ों को नहीं मानता था। अकबर का ऐसा मानना था कि सभी धर्मों के पास में इक्वल स्पेस होना चाहिए, वो सब एक साथ बराबर बैठ करके डिस्कस करें। यहाँ से ना एक जगह का नाम आता है फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे ये जगह? नियर आगरा। आगरा से 30-35 किलोमीटर के आसपास में फतेहपुर सीकरी। ये एक शहर अकबर ने बनाया। ऐसा कहते हैं ना कि अकबर जब गुजरात जीता था ना, तो उसने अपनी गुजरात की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए फतेहपुर सीकरी नाम के एक शहर को बनाया, राइट। यहाँ पे उसने एक मॉन्यूमेंट, एक जगह बनाया था, इसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना में क्या होता था? इबादत खाना यहाँ पे क्या होता था कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रिलीजन के, राइट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, अलग अलग धर्मों के गुरु आते थे और उन सब के बीच में डिबेट होता था रिलीजन को लेकर के, पॉजिटिव डिबेट होता था, राइट। कहाँ पे? इबादत खाना में। इबादत खाना कहाँ था गाइस? फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ से उसने एक नई फिलॉसफी का जन्म किया था, सुलह कुल। सुलह कुल मतलब वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में शांति हो, एक ऐसी रिलीजन होना चाहिए, एक ऐसा पॉलिसी होना चाहिए। किसने? बाबर ने इसका इजाद किया था, उसने स्टार्ट किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए फतेहपुर सीकरी
किसने स्टैब्लिश किया? बाबर ने किया। क्यों किया गया? तो ऐसा कहा जाता है कि वो गुजरात जीता था तो उसने अपनी विक्ट्री को दिखाने के लिए एक शहर का स्थापना किया था। इबादत खाना कौन सा जगह था? तो एक ऐसा जगह था जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग आकर क्या करते थे? डिबेट करते थे, पॉजिटिव डिबेट। और वहाँ पे उसने सुलह कुल नाम की एक पॉलिसी का इस्तेमाल किया, स्टार्ट किया। सुलह कुल पॉलिसी है क्या? तो सुलह कुल का मतलब होता है वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में शांति बनाए रहे। किसने किया? ये अकबर ने किया। नाउ कमिंग बैक, यस दिस इज व्हाट इज अकबर। देखो अब अकबर के बाद में नेक्स्ट कौन आता है? जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे ना बस एक चीज याद रखना, इसने आर्ट एंड कल्चर को बहुत पैट्रोनेज दिया, स्पेशली पेंटिंग्स। पेंटिंग वेंटिंग वाली जो चीज है ना, मुगल की पेंटिंग किसके टाइम पे पिक पे थी? तो जहांगीर के टाइम पे। और शाहजहां के टाइम पे क्या पिक था? तो आर्किटेक्चर, बड़ी बड़ी इमारतें, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, या फिर आप जामा मस्जिद, राइट, या फिर आप चले जाओ ताजमहल। तो बड़ी बड़ी जितनी भी आर्किटेक्चर है किसके टाइम पे हुई है? शाहजहां। तो शाहजहां वाज फेमस बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर। जहांगीर टाइम व्हाट वाज वेरी पॉपुलर? पेंटिंग। मुगल पेंटिंग का पिक था जहांगीर के टाइम पे, राइट। एंड अकबर बिकॉज ऑफ इज रिलीजियस पॉलिसीज, उसके धार्मिक पॉलिसीज के लिए अकबर बहुत पॉपुलर था। तो ये अलग अलग रूलर्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। कुछ खास नहीं है, बस एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे होता था, तो देखो यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ है प्रीमोजिनेचर। क्या होता है? द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजिनेचर। प्रीमोजिनेचर मतलब होता है कि अगर एक एम्पायर है, राइट, तो उसमें जो शासक है ना, उसके बड़े बेटे के पास में पूरा का पूरा एम्पायर का रूल होगा, राइट, छोटा बेटा उसको सपोर्ट करेगा। इस पॉलिसी पे मुगल नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अगर मेरे पास 10 बेटे ना, तो 10 का 10 एम्पायर होना चाहिए। मतलब एम्पायर को हम इक्वल डिवाइड करेंगे सब में। हमने किस तरीके से हिस्ट्री में देखा, जितने भी हिंदू रूलर्स थे, राइट, उनमें जो एक राजा है, उसका जो एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़ा बेटा, ये राजगद्दी पे बैठता था, राइट। इसके बाद से ये अगर नहीं बचा तो इसका छोटा वाला भाई बैठेगा या फिर इसका बेटा बैठेगा, इस टाइप से चलता था। लेकिन मुगल्स बोलते थे कि नहीं, हमारे में कितने भी बेटे क्यों ना, हम सबको राजा बनाएंगे, सबके पास प्रॉपर्टी का डिवीजन करेंगे, अलग अलग एरिया उनको दे देंगे। और इसी कारण ना इनके बीच में लड़ाई भी बहुत हुआ है। मतलब जब आप औरंगजेब पढ़ोगे तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच की भी लड़ाई कुछ ऐसी ही है, राइट। तो यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है दैट दे डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजिनेचर, जहाँ पे क्या होता है, एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, बड़ा बेटा बैठता है। वो क्या फॉलो करते हैं? तो फॉलो करते हैं तिमूर का एक कस्टम है। तिमूर का क्या नाम है कस्टम का? इनहेरिटेंस का, जहाँ पे द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल दी सन्स, जो भी प्रॉपर्टी है सारे के सारे बेटों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, राइट। दूसरा सेंट्रलाइज गवर्नेंस, मतलब क्या है कि एक गवर्निंग सिस्टम जो पूरा सेंट्रलाइज हो, पूरा का पूरा एरिया हमारे अंदर में है, इस टाइप का एक सेटअप पे बिलीव करते थे। मानसाबदारी सिस्टम, ये बस एक इंपॉर्टेंट है, इसके बाद से मुगल खत्म है। याद करो इक्तादारी सिस्टम क्या होता है? इक्तादारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने, राइट। क्या था इक्तादारी सिस्टम में? एक बड़ा सा एम्पायर है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ दिया गया, छोटे छोटे लोगों को वहाँ पर राजा बना दिया गया। वो जो छोटे छोटे इक्तादार्स थे, राइट, उनके पास में मिलिट्री और लॉ एंड ऑर्डर की पावर्स होती थी। यहाँ पे उनका नाम क्या कर दिया गया? मानसाबदारी सिस्टम। यहाँ पे मानसाब मतलब एक मिलिट्री का रैंक है मानसाब, एक इंसान को मानसाबदार बना दिया गया, उसको एक एरिया दे दिया गया और कहा गया कि उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो और रेवेन्यू कलेक्शन लेकर के आओ, जो वहाँ पे इक्तादार्स कर रहे थे। एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, उसको मैं जब आगे क्लासेस में जाएंगे ना तो एक्सप्लेन करूंगा। बस यहाँ पे नाम याद रखो, मानसाबदारी सिस्टम कौन से सल्तनत में था? मुगल्स में। इक्तादारी सिस्टम दिल्ली सल्तनत में, राइट। क्या लिखा हुआ है? द सिस्टम कैटेगराइज ऑफिशियल बेस्ड ऑन देयर रैंक, रैंक के हिसाब से उनको मानसाबदार बनाते थे, राइट, विच डिटरमाइन देयर मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मानसाबदार सिस्टम में आप किसी को कुछ बना रहे हो तो उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती थी कि वो मिलिट्री सिस्टम में बैठ करके उसके पास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट, उसकी क्या सैलरीज है। मानसाबदार्स वर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड लॉयल्टी विद इन द एम्पायर। मतलब अगर आपने मानसाबदार बैठा दिया तो उसका काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, एग्जैक्टली वैसे जैसे इक्तादार्स कर रहे थे। लास्ट पॉइंट क्या है? मानसाबदार वेर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एग्जैक्टली जैसे इक्तादार थे। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या? लॉ एंड ऑर्डर। मिलिट्री में क्या? कि राजा जब लड़ाई करेगा तो ये मिलिट्री सपोर्ट देंगे। याद करो सामंता, एकदम स्टार्टिंग में मिडिवल इंडिया का, राइट। who were granted ranks by the emperor which determined their pay and the number of cavalry they had to maintain। कितने सैनिक उनके पास में होंगे, कितने घुड़सवार होते थे, ये सब के सब मानसाब्स के जो अलग अलग रैंक्स ना उस बेसिस पर डिपेंड होता था मानसाबदारी सिस्टम पे, राइट। मानसाबदारी सिस्टम किस टाइम पे था? तो ये मुगल्स के टाइम पे था। दिस इज डन। एक इंपॉर्टेंट है जागीरदार। देखो इसको एक वर्ड है जागीर, मैंने तुम्हें अपनी पूरी जागीर दे दी है। जागीर का मतलब क्या होता है? लैंड राइट। एक जमीन है उसका पूरा अधिकार दे दिया, राइट। अब उस जमीन से वो टैक्स निकाले, पैसा रखे, जो करे, उसकी जागीर है वो। तो बहुत बार राजा खुश होकर ना जागीर बांटते थे, तो वहाँ से एक नया सिस्टम आया था, दैट इज कॉल्ड जागीरदार। जागीरदार ऑन द अदर हैंड वेर ऑफिशियल हु वर गिवन टेम्पररी राइट ऑफ द
रेवेन्यू ऑफ ए पीस ऑफ लैंड, जिसको जागीर, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सैलरी। मतलब आपको हम सैलरी नहीं देंगे, आपको हम क्या करेंगे ना कि आपको 1 कट्ठा जमीन दे दिया, 1 बीघा जमीन दे दिया और बोला कि ठीक है, इस पर 2 साल तक जितना भी उपजेगा ना वो तुम्हारा, वो जो तुम्हें उपजाऊ हुआ मिल रहा है वो तुम्हारी सैलरी है, राइट। तो ये क्या हुआ, मैंने तुम्हें अपनी जागीर दे दी है, लेकिन वो मैं बाद में तुमसे छीन सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, क्या, टेम्पररी। देखो, तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए कि जागीरदारी सिस्टम में द जागीर्स वर परमानेंट इन नेचर, नो, दे वर टेम्पररी इन नेचर। इट इज क्लियर एवरीवन। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करें तो भाई इकोनॉमी में भाई अकबर ने बहुत अच्छा काम किया है। अनहद-शाला नाम का एक टैक्स सिस्टम था, उसने स्टार्ट किया था। अनहद-शाला अगर याद नहीं भी है तो जब्त याद कर लो बस, जब्त रिवेन्यू सिस्टम था, जब्त। इसमें क्या होता था कि 10 साल के लिए एक एरिया पे उन्होंने बांट लिया कि 10 साल में यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक एरिया है, लेट्स से एक्स, इस एक्स इतने एरिया में ना 10 साल में 100 किलो अनाज उपजा है, एक एवरेज, कभी 110 भी हुआ है, कभी 90 भी हुआ है, एवरेज है कि 100 किलो अनाज उपज रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम 100 किलो का 1/6 टैक्स लेंगे। मतलब क्या किया कि 10 साल में कितना उपजा अनाज उस बेसिस पे टैक्स बना दिया। अभी तक क्या हो रहा था, मोटा मोटी पिछले साल कितना अनाज हुआ, तो सर पिछले साल 150 किलो हो गया। तो उसने जाके राजा को बता दिया कि 150 नहीं 200 किलो हुआ था, तो 200 किलो के हिसाब से टैक्स लगा दिया। तो बहुत बर्डन बढ़ गया किसान पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे गए, एग्जैक्टली 10 साल में मेजर किया कि कितना 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 हर साल अनाज हुआ, उस हिसाब से एक टैक्स सिस्टम फिक्स कर दिया, राइट। तो बहुत ही जेन्युइन सा जेनरिक सा टैक्स सिस्टम है। ये किसके टाइम पे देखने को गया मिला हमें, ये अकबर के टाइम पे मिला। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ भी नहीं है। कल्चरल सिंथेसिस में देखो तो भाई आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिल रहा है क्या कि पर्शियन, सेंट्रल एशियन, इंडियन, ये सारे स्टाइल आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। डॉम्स बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर बन रहा है, सारे अलग अलग स्टाइल्स को एक साथ जोड़ के बनाया गया, राइट। ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने मुमताज महल के लिए। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया हुआ है, अकबर ने। इसको कवर कर लिया मैंने। फतेहपुर सीकरी में एक जगह था इबादत खाना, ये सब मैंने बता दिया आपको गाइस। उसमें क्या है, सुलह कुल, यूनिवर्सल पीस, वहाँ पे अकबर ने डिक्लेयर किया हुआ था। तो वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स, राइट। ये सब आप एक बार रीड कर सकते हैं, हमने इन सबको कवर कर लिया। देयर इज नथिंग न्यू टू डू इन दिस। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो भाई औरंगजेब का जो टाइम था ना, इस टाइम पे बहुत सारी इश्यूज क्यों हो रही थी, क्योंकि एम्पायर के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, राइट। क्या प्रॉब्लम थी, कैसे प्रॉब्लम थी, आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक सा दिया हुआ है। हाँ, ये जिजिया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम्स नहीं है तो भाई आपके ऊपर में एक टैक्स लगेगा, जिजिया। वो औरंगजेब के टाइम पे पिक पे था, बहुत ज़्यादा जिजिया ले रहा था वो, राइट। ये सब एक बेसिक सा यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन रीड दिस। इसके बाद से क्या होता है, एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब बहुत बेसिक सा है। इंटरनल डिविजन्स, इकोनॉमिक इशू, राइट, प्रेशर बढ़ रहा है, तो कुछ खास नहीं है। इसके बाद से क्या होता है, ये चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। मतलब आज के चैप्टर में हमने 2 बहुत मेजर चीज़ें की हैं, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल। आपको ना इन चैप्टर्स को ना भी बहुत डेप्थ में जाकर के 7th क्लास में नहीं पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली सल्तनत में 5 जो सल्तनत है ना, एम्पायर्स है, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ दी जाए ना, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, किसके बाद कौन था। आर यू गेटिंग दिस? स्लेव में किसके बाद कौन था, ये गलत नहीं होना चाहिए। और जो कॉमन सी चीज़ें हैं, समन्ता, इक्तादारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, मानसबदारी सिस्टम, इनके ऊपर प्रीलिम्स में अगर विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर के देखना 2019 के प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए मिडिवल इंडिया से। एक क्वेश्चन उसमें है इक्तादारी के ऊपर में, एक है उसमें मानसबदारी के ऊपर में, एक है जमींदारी सिस्टम और एक है इजारदारी सिस्टम। ये सिस्टम्स के ऊपर में 3-4 क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे ना तो इन 4 में से 2 से 3 आप सही कर दोगे इस बेसिक बुक के रीडिंग से। आर यू गेटिंग दिस? तो आपको पता चल गया कि मानसबदारी सिस्टम नाम की कोई चिड़िया है, उसमें क्या होता था कि एक मानसबदार बैठता था, वो लोकल का लैंड रेवेन्यू सब देखता था। तो इस तरीके से इक्तादारी सिस्टम था, इस तरीके से अगले सिस्टम्स भी थे। तो हमने मिडिवल इंडिया में 2 मेजर टॉपिक्स कवर किया। अभी इसके बाद जो चैप्टर लेकर के आएंगे उसमें हम देखेंगे किस तरीके से सूफी और भक्ति मूवमेंट चल रहा है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 लेक्चर और लगेगा। इसके बाद से 7th क्लास की आपकी जो हिस्ट्री है वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन में कवर हो जाएगी। आज की बुक में जो भी पढ़ा है उसके नोट्स बना लेना और उसको रिवाइज करते रहना, और एक बार जरूर बुक का पेज पलट लेना ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहे, राइट। तो आज के लेक्चर को यहीं पर रुकते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं इसका पीपीटी जो है वो आपको पावर आईएएस वाले ग्रुप में दे दूंगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ग्रुप में कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो आंसर्स लिख रहे हैं। तो आई जनरली वांट कि आप लोग आंसर्स लिखें, हमारे इवैल्यूएटर्स उनको इवैल्यूएट करेंगे, राइट। सो सी यू सून, टिल दैट ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, एंजॉय द सिलेबस, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी सीरीज कवर अप करें। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, एंड लेट्स वर्क हार्डर, लेट्स डू इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।